नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़ा दिन है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि आज से आपकी पार्लियामेंट का संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन हर बार की तरीके से लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को अब 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ चुका है। अब इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, हर बार यही होता है। इस बार के सेशन में सरकार 10 नए बिल कम से कम पास कराना चाहती है। इसमें परमाणु ऊर्जा से जुड़ा बिल है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा आयोग बनाने का बिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल है, जिसके लिए राजमार्गों की जमीन अधिग्रहण का रास्ता और सुगम बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट नियमों में संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल लाया जाएगा। हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लाया जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन बिल और जन विश्वास बिल, ये तमाम ऐसे बड़े विधेयक हैं जो कि इस सत्र के अंदर लाए जाने हैं। लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए ये ऐसा लगता नहीं कि ये सारे बिल जो हैं ये अच्छी चर्चा के साथ पास हो पाए, वरना बिल तो सरकार पास करा ही लेती है। अब आप देखिए, सेशन की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आज सबसे पहले नसीहत दी और उस नसीहत में बिहार की जीत का आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और कहा अपनी हार से आप निराश ना हो, हताशा में ना आए, निराशा से बाहर निकलें। लेकिन उनकी इस नसीहत का विपक्ष के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, एसआईआर पर उनको बात करनी है, दिल्ली के प्रदूषण पर उनको बात करनी है और तमाम दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर उनको बात करनी है। और वो हर बार की तरह चाहते हैं कि पहले इन विषयों पर बात हो, उसके बाद सरकार का जो विधायी एजेंडा है वो देखा जाएगा। लेकिन ये गतिरोध हर बार की तरह ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी सुलझा नहीं, बल्कि जो विधायी मंत्री हैं उन्होंने तो ये कहा था बाहर निकल के, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो हमसे किसी ने नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। लेकिन चाहे सपा हो चाहे टीएमसी, उन सब का कहना है, खास तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं, एक लंबी चर्चा चाहते हैं। तो आप देखिए पहले जरा कुछ सैंपल आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, वो हर बार कहते हैं काम हो, अच्छा काम हो, अच्छी चर्चा कराइए, लेकिन उसके साथ जो तंज होता है
उसके बाद विपक्ष के बाद भी कोई चारा नहीं बचता कि फिर वो उनकी बात का जवाब दे। अब जैसे उन्होंने कहा डेट ड्रामे की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है, नारे लगाने के लिए देश पड़ा है, जहां हार गए हो वहां लगा के आए हो, जहां हार हो गए आगे वहां जाके और लगा लो जाके आगे, मतलब होने वाले चुनावों में बंगाल का चुनाव होगा और राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन उनकी बात का जवाब आना था और आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कहा ड्रामा ना करें, तो प्रियंका गांधी ने उनको जवाब दिया। प्रियंका ने कहा संसद में जरूरी मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है, मुद्दे ना उठाने देना ड्रामा है। I suggest that urgent issues, like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अब ये ड्रामा सत्ता पक्ष करता है या विपक्ष करता है, इस पर कोई बहस कर सकता है, लेकिन ड्रामा होता है हमारे यहाँ हर पार्लियामेंट के सत्र में, इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है। हर बार अब वही तमाशा, पहले दिन भी 2 बजे तक एडजर्न, अंदर घुसते ही हाथों में बिल लेकर के खड़े हो जाना, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना कि वो चर्चा नहीं कराने देना चाहता। सत्ता पक्ष कहता है चर्चा होगी तो हमारे तरीके से होगी, नियमों के तरीके से होगी। अब ये कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए ऑपोजिशन भी ये कह रहा है कि ये तो हम जानते ही हैं कि जो बिल इनको पास कराने हैं वो ये करा ही लेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बिल हमको बताए गए हैं वही बिल पास कराएं। हो सकता है आखिर में 1-2 दिन में अचानक कोई और बिल लाके दे दिया जाए और कहा जाए कि ये भी पास कराया जाएगा। तो ये सारा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि भाई ड्रामा ना करें इस सत्र के अंदर, अवधेश जी, ड्रामा तो होगा और हो रहा है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का आज का जो 10 मिनट का पूरा वक्तव्य था, उसमें एक और अगर संसद के कर्तव्यों की ओर इशारा था और संसद को क्या कैसा होना चाहिए, संसद क्या चाहती है, भारत इस समय अगर दुनिया में डेमोक्रेसी से डिलीवर करके दिखाया है और एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है, तो हम सबका दायित्व है। यद्यपि उसमें कटाक्ष भी थे, क्योंकि उनको भी वो भी नेता हैं, राजनेता हैं, तो जाहिर है विपक्ष का कुछ न कुछ उत्तर देना है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। लेकिन साथ साथ अपने लोगों के लिए भी नसीहत थी कि अगर उनको हम कह रहे हैं तो हमारे भी अहंग जीत का नहीं होना चाहिए। लेकिन सौरभ जी, एक भारत में ना एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है। पराजय के बाद मनुष्य जो है, सामान्यतः था कि हमारे आत्मनिरीक्षण हो, थोड़ी विनम्रता आए। हमारे देश में कुछ नेता को मैं देखता हूं कि पराजय के बावजूद जो है उनकी उग्रता, उनकी गरिमाहीनता इतनी तेजी से बढ़ती है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और विपक्ष जो कह रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अनुभव के आधार पर धीरे धीरे एक ऐसे नियम में बना दिया गया जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। आपके मन में बहुत भाव हो सकता है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें बैठ के चीजें तय होती है, उसमें भी कुछ नहीं है तो आपके लिए शून्य काल है। लेकिन संसद के बनाए हुए नियम प्रक्रियाओं के तहत उठाना, बात करना, लेकिन जब संसद को आप सड़क के युद्ध में तब्दील करते हैं, क्योंकि सड़क पर लड़ने का आपका मादा नहीं होता है, तब यह स्थिति होती है। लेकिन सर, ऑपोजिशन का दूसरा कहना है, उनका कहना है कि ये सरकार का बस चले तो ये तो पार्लियामेंट में काम जाए ही नहीं, तो मजबूरी है कि लिखा है संविधान में 4 बार वहां बैठक करनी है, इसलिए जाना पड़ता है। सबसे छोटा सत्र होने वाला है ये, 15 दिन का सत्र होगा। उसमें कितने दिन का, आज का दिन तो धुल ही गया ना, अब बचे कितने दिन, कितने सत्र बचे, कितने दिन बचे, वर्किंग डेज। और उसमें भी उनका कहना यह है कि आप जो बिल लाओगे वो किसी स्क्रूटनी से नहीं गुजरेगा, वो किसी उनमें से कितने बिल जो हैं किसी कमेटी को जाएंगे कोई नहीं जानता, आप बस धक्काशाही में उसको पास करा लेना चाहते हो। तो अब ये एक औपचारिकता है पार्लियामेंट, विपक्ष कहता है सरकार के लिए। विपक्ष बैठा रहे कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भागता क्यों? विजय जी, देखिए, संसद का तो मतलब ही चर्चा कराना है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो मोशंस होते हैं ना, उनके डिस्कशन के लिए होती है। आप क्या इशू उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, कब उठाएंगे, ये चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं होती। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार बताती है हम ये बिल लाना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, और विपक्ष जो है ये बताता है कि हम इन मोशंस पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा सारे विषय संसद के अंदर तय होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी ड्रामा कर रहे हैं। मतलब माफ़ कीजिएगा, हो सकता है हमारे माननीय सांसद नाराज़ हो जाएं इस बात से कि भाई आप ड्रामा नहीं है, इसको ड्रामा कहना ठीक नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने किस रेफरेंस में कहा है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से बात रखी है, तंज रखने में भी क्या है, तंज तो जी करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, राजनेता हैं, तो वो करते रहे, लेकिन इश्यूज उठाने को ड्रामा नहीं मानता मैं। इश्यूज पे कैसे चर्चा करनी है, कैसे नहीं करनी है, इस पर बहस हो सकती है कि कब किस इशू को उठाया जाए, कब नहीं उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, किस मोशन के थ्रू उठाया जाए। और ये हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी सरकार रहे, कि वो हमेशा रूल्स का हवाला देती है कि आप इस रूल्स के थ्रू उठाएं, और विपक्ष जो है वो उस रूल्स के बजाय चर्चा पर जोर देता रहता है, और उसमें ये सेशन चला जाता है। पिछले मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि शीतकालीन सत्र में सबसे कम काम होता है। अच्छा, ज़्यादातर शीतकालीन सत्र जो है वॉश आउट होते हैं, क्योंकि बजट से उससे पहले का जो जुलाई का जो सेशन होता है हमारा मानसून सेशन, वो उसका बजट सेशन का एक फॉल आउट होता है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, उनको करते हैं। तो ये एक फ्रेश सेशन होता है जो विपक्ष के लिए होता है एक तरह से। बजट सेशन तो पूरा सरकार के हाथ में होता है, वो जैसे चलता है वो चलता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा हंगामा होता है। और अभी बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, वो भी एक पराजय की हताशा भी हो सकती है, विजय का अहंकार भी हो सकता है। और आने वाले चुनावों में SIR, घुसपैठिए, वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा इशू है, वो चाहते हैं कि इस पर बात हो, लेकिन इस पर चर्चा हो, इस पर बात करें। लेकिन ये सत्र आपने कहा सबसे कम काम होता है इस सत्र में, लेकिन इस बार के सत्र में जो बिल पास होने हैं ना, मैं क्योंकि आपको बता देना चाह रहा हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े विधेयक जो हैं इस सत्र के अंदर सरकार पास कराना चाहती है। अभी आपने देखा कि हमारे 4 लेबर कोड जो थे वो पास हुए हैं, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उसको माना जा रहा है आगे। और खास तौर पर अब सरकार के लिए ये उसको ऐसा लगता है, या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अब देश में एक बार फिर बिग बैंग रिफॉर्म्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। कई बड़े बिल जो थे वो ठंडे बस्ते में जो डले हुए थे वो दोबारा लाए जाए। भाई लोग तो कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन बिल कब जो पहली मोदी सरकार आई थी उसमें लाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया, तो फिर वो उस बिल को लाने की मांग हो रही है। बड़ा कंटेंशियस बिल था वो, लेकिन राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण का बिल जो है वो इसमें आएगा। एटॉमिक एनर्जी बिल लाने जा रहा है, ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, ताकि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जा सकें देश में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी जो है क्रांतिकारी किस्म का बिल जो है वो होगा अगर ये लाया जाता है। तो इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा आयोग सरकार बनाना चाहती है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैसे दरवाजे खोले जाएं इसको लेकर नियम बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट लॉज अमेंड करना बहुत जरूरी है, तो कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, ये मैंने आपको बताया इसमें लाया जाएगा। बीमा क्षेत्र को पूरी तरीके से विदेशी निवेश के लिए खोल देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सरकार इनको रिफॉर्म्स कहती है और ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सारे बिल बिना स्क्रूटनी के सरकार पास कराएगी। रिफॉर्म्स बिल को तो कमेटी में भेजना चाहिए ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसमें भेजना चाहिए, उस पर डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं। ये कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे बात तो हो वहां पे। अच्छा, ऑल पार्टी मीटिंग में हर आदमी बड़ा हंसता मुस्कुराता जाता है और मुस्कुराता वही निकलता है, लेकिन बाहर जब बात है तो वो कहता ना हम नहीं चलने देंगे, अंदर कोई और बात करके आते हैं। अब जैसे खड़गे साहब ने तो आज खुल के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बहुत जोरदार हमला बोला है, आज इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था, इसीलिए आपके शुभकामना मैं देता हूँ आप सबको। धन्यवाद। तो अब राज्यसभा में नेता है सत्ता पक्ष के नड्डा जी ने कहा ये सब बिहार की हार की बौखलाहट है, वही तकलीफ है, उसको पचा लें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। अब तकलीफ जो भी हो, मैं तो कहता हूं जो खड़गे साहब ने कहा उसको अमल में लाएं, मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन अंदर जवाब दें, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें, चर्चा में जवाब दें, मुद्दों में जवाब दें। बड़ी अच्छी बात होगी वो, ना कि नारेबाजी करके वो जवाब दें। अभी ये जो दूसरी बात नड्डा जी कह रहे थे, ये क्या मामला था? आज हमारे नए उपराष्ट्रपति जी का, सीपी राधाकृष्णन जी का पहला दिन है राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन के तौर पर उनका पहला दिन है। तो वहां उनको वेलकम भी किया जा रहा था। तो अपोजिशन ने कहा कि साहब वेलकम तो हम भी करते हैं वो, लेकिन धनखड़ साहब जो इनसे पहले गए उनका फेयरवेल नहीं हुआ, तो उनका फेयरवेल तो कराओ आप। धनखड़ साहब कहाँ हैं? हालांकि धनखड़ साहब ने अब थोड़ा मेल जोल बढ़ा दिया है, आजकल दिख जाते हैं कहीं ना कहीं आते जाते। वो नहीं, देखिए, भी चर्चा हो रही थी कि सर्वदलीय बैठक में तो अंदर कुछ कहती है कांग्रेस, मतलब विपक्ष कांग्रेस, और बाहर आके सत्र नहीं चलने देते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्वभाव में सिर्फ वो सर्वदलीय बैठक में नहीं भी करती, बंद कमरे में कोई कमिटमेंट होता है, कोई बात होती है, वो सार्वजनिक आने के बाद जब उसका समय आता है तो मुकर जाती है। अब बंद कमरे में डीके शिव कुमार से कह दिया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जब समय आया तो सार्वजनिक रूप से मना कर दिया। वैसे सर्वदलीय बैठक का है कि सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, कहते हैं कि सार्थक चर्चा करेंगे, हम अपने पक्ष उठाएंगे, सरकार जो बिल ला रही है उस पर हम सार्थक चर्चा करेंगे, और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो पट्टी लेके और हंगामा लेके वेल में जाके हंगामा शुरू कर देते हैं। देखिए, अब 18वीं लोकसभा का ये 6ठा सत्र है और 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलने वाला है, 15 बैठकें होने वाली है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस बात को विपक्ष को भी समझना चाहिए। पीएम ने बहुत कहा कि भाई चुनाव के समय हार गए, जीत गए, न हम अहंकार रखते हैं, न आप हार का अपना निराशा का भाव रखिए। इतना छोटा सत्र है और पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलती ना। अभी 19 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, इसमें छोटा है क्यों? वो तो ये भी कह रहे हैं इतना छोटा सत्र क्यों है? कहा छोटा रखने के लिए नहीं, लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाई इतने दिन में हम सब काम करा लेंगे। ये जरूरी थोड़ी कि आप 25 दिन का सत्र लोगो, 30 दिन का सत्र लो, उसी में काम होगा। 1 तारीख से 19 तारीख का सत्र है और जरूरी नहीं रात को 8 बजे तक बैठो, रात को 10 बजे तक आप बैठिए ना। काम किए, समय भी बढ़ाया जा सकता है, पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। सत्र चलाना चाहते हैं आप, कहोगे सत्र को बढ़ाना है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार सत्र बढ़ा देगी। अच्छा, चले ऑपोजिशन के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। और इस वक्त सत्ता पक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बात भी। तो विपक्ष सदन में जो सबसे बड़ा इशू उठाना चाह रहा है वो है एसआईआर, जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ऑपोजिशन का कहना है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो सदन तो हम नहीं चलने देंगे। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के बाद 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं है, बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट, बेसिकली जो ऑपोजिशन का वोट है वो काटना है। और ऐसा करके चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ आज ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हायर कर रखी हैं और ये नोएडा में काम करती हैं, इनको करोड़ों रुपया बीजेपी दे रही है और इनका काम ही ये है कि इनके पास पूरी वोटर लिस्ट है, सारा डेटा है वोटरों का, उसमें ये देखना कि कौन से बूथ हमारे हैं और कौन से बूथ ऑपोजिशन के हैं और उनके वोट काटे जाएं। जल्दबाजी में ये एसआईआर क्यों करा रहे हैं, ये भी हमारा चुनाव आयोग से सवाल है। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं, उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है।
तो आप इतनी जल्दी वाली एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर की उन्होंने बात की। अब यह आरोप की आईटी कंपनियां हायर की हुई हैं बीजेपी ने, ठीक है, हम लोग इस पर अभी बात करते हैं। यहाँ तक एसआईआर की बात है ना, 2-3 अपडेट है। एक तो चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता बढ़ा दिया है एसआईआर में फॉर्म बांटने की जो अवधि है, मतलब अब 1 हफ्ता और मिलेगा वोटर्स तक फॉर्म पहुंचाने के लिए। ऐसा चुनाव आयोग ने जो उसका वो जस्टिफिकेशन दिया है वो ये कि हम चाहते हैं कि इसमें जो जितना वोट जो है कट रहा है, या जो हमारे बीएलओस को लोग नहीं मिल रहे, या डबल वोटर मिल रहे हैं, मृत वोटर मिल रहे हैं, ये सारा डेटा हम साथ के साथ जो बूथ लेवल एजेंट हैं पार्टियों के, उनको देते रहे, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो कि भाई आप ये साहब आपने इतने लाख नाम क्यों काट दिए, जैसा कि बिहार में हुआ था। एक तो पॉइंट नंबर 1। खासकर बंगाल को उन्होंने, टीएमसी को चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो हम बढ़ा हुआ मानदेय दे रहे हैं बीएलओ को, वो आप पास क्यों नहीं कर रहे हो? हमने 12,000 रुपए कर दिया है मानदेय, 6,000 रुपए अलग से देते हैं जो एसआईआर के काम में लगे हुए हैं उनको, तो ये पैसा आप जाकर के उनको दो। तो ये एक दूसरा अपडेट इसके अंदर था। तीसरा, अगर उत्तर, क्योंकि अखिलेश जी बोल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का मैं कुछ आंकड़ा आपको दे दूं। यूपी के अंदर जो कुल वोटर हैं वो बताए गए हैं साहब, 15,44,30,000 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, 15,40,94,000, मतलब 99.78% फॉर्म बट चुका है, और उसमें से लगभग 70% फॉर्म डिजिटाइज्ड फॉर्म में वापस आ चुका है, मतलब एंट्री भर के 70% फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में क्यों, अब तो काम पूरा ही हो गया, अब बचा क्या? सारे फॉर्म बट गए, उसमें से 30% फॉर्म वापस आने भर रह गए हैं वापस, तो उसमें भी चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का टाइम जो है वो और दे दिया। ये एक सवाल है, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं, और उससे आपको ये तर्क है कि ये एसआईआर जरूरी क्यों है। अब ये एक और डेटा आया जिसमें ये बताया गया कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमारी प्रजनन दर है देश की, वो गिरने की वजह से हम 2080 तक हमारी पॉपुलेशन पीक आउट कर जाएगी। हमारी पॉपुलेशन उस वक्त 180 करोड़ या 190 करोड़ के बीच में स्थिर हो जाने का अनुमान है, फिर वहां कुछ वक्त रहेगी, फिर वो नीचे आएगी 2080 तक। हमारा टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है, और ये काफी वक्त से 1.9 चल रहा है। अब आप आगे देखिए साहब, पिछले 2 दशकों में भारत में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। 2 दशक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक वक्त जो थी हमारी जो प्रजनन दर थी वो 3.5 थी, 3.5 साल 2000 में 3.5 थी, आज 2025 में 1.9 है। कितनी गिरावट आ गई आप देखिए, लगभग दुगने की गिरावट उसके अंदर आ गई। लेकिन यहां खबर यहां नहीं है, खबर यहां है। बंगाल की प्रजनन दर आप कितनी जानते हैं? फर्टिलिटी रेट कितना है? ज्यादा फर्टिलिटी रेट मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बंगाल की प्रजनन दर देश में सबसे कम जो जिन राज्यों की है वो है, ये है 1.3, देश का एवरेज है 1.9, बंगाल की फर्टिलिटी रेट है 1.3, और जो 2013 में 1.7 था वो घट के 1.3 हो गया है। जिस राज्य में बच्चे नहीं पैदा हो रहे वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर कैसे बढ़ रहे हैं? सोचिए आप, जहां फर्टिलिटी रेट देश में सबसे कम है वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर बढ़ रहा है। देखिए, 2-3 बातें आपके दर्शकों के लिए। कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी में तभी जाती है जब तक वो टेबल की जाती है और उसमें डिस्कशन हो जाता है, और डिस्कशन के बाद ये तय करता है कि नहीं, इसको अभी पास करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी बहुत गंभीरता से और माइक्रोस्कोपिक चर्चा किए जाने की जरूरत है, और तब हम जो है वो कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। तो पहले से स्टैंडिंग कमेटी में कोई बिल नहीं जाता है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो कहा गया है, मुझे लगता है कि अभी जितने भी बिल आ रहे हैं वो बहुत ही देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। बिल्कुल। आप देखिए, हम भारत के अंदर आप देखिए तो जिसे प्राइवेट सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, तो हम जानते हैं कि हम कार्बन इमिशन कितना कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है इन्वायरमेंट वगैरह की बात चल रही है। तो फ्रांस जैसा कंट्री जिसमें 77% के आसपास जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वहाँ इमिशन जो है वो कार्बन वो कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं? 1% करते हैं। और हम अपने यहाँ, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 3% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। यदि भारत के अंदर यदि पोल्यूशन को कम करना है या पोल्यूटेंट्स कम करना है, तो ये आवश्यक है कि हम इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं। तो इस बिल को हम ये कहें कि इसे नहीं डिस्कस करना चाहिए या इसको और पहले स्टैंडिंग कमेटी में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं पूरे महत्वपूर्ण बात है कि जो एसआईआर का मुद्दा है,
एसआईआर के मुद्दे को कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें लाया गया था जी। और सर्वदलीय बैठक में फिर कहा गया कि भाई देखिए 1988 का बलराम जाखड़ जब उस समय स्पीकर थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई प्रक्रिया का हम संसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समय जो प्रस्ताव लाया गया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। इस बार भी उन्होंने यही कहा कि एसआईआर का मुद्दा या चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दा जो है वो हम इसके बारे में हम बात करने का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, हम पूछ करके आपको बताएंगे, अभी तक पूछ करके बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्टैंड को लेगी इस पर कि भाई पहले एक रूलिंग है संसद में, लोकसभा के अंदर इस प्रकार का रूलिंग 1988 के अंदर बलराम जाखड़ ने उस वो तो पिछले सेशन में भी हुआ था ना सर, सरकार ने कहा कि जो चुनाव आयोग का डोमेन है उसमें यहाँ क्या चर्चा करेंगे हम। उसी चीज को वो फिर से दोहरा रहे हैं यहाँ लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो अब बंगाल की टीएफआर वाली बात, जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो आबादी कहां से आ रही है, ये सबको मालूम है, घुसपैठियों से। देखिए ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये लोग, क्या पॉलिटिकल पार्टी, मुझे तो लगता है इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि क्या घुसपैठियों को बाहर भेजा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है सर। और दूसरी बात, क्या घुसपैठियों को शिनाख्त करके नेशनल रजिस्टर बनाया जाना चाहिए या नहीं। क्या विपक्ष चाहता है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो भारत के, चाहे वो 3 पीढ़ी से रह रहे हो, 4 पीढ़ी से रह रहे हो, लेकिन क्या उनको मैं कट ऑफ डेट जानता हूं इसलिए उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ डेट के बाद जितने आकर यहां पर बस गए हैं, क्या उनकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे तो होगा ही कभी, मुझे शायद इसी बार हो रहा है। अखिलेश यादव सारे विपक्ष कह रहे थे कि बिहार में जल्दी क्यों जो बात आपने कहा, करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह कह दिया है कि जो 2003 के एसआईआर में आज किसी भी, जो भी व्यक्ति जिसके पास फॉर्म पहुंचता है उसके अगर किसी रिश्तेदार का, माता पिता, कोई भी रिलेटिव का 2003 की ओरिजिनल सूची जब आखिरी एसआईआर हुआ था उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हमारी दृष्टि में वो संदेहास्पद होगा और हम उसके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। मतलब हम उसको घुसपैठिया के होने के शक की निगाह से देखेंगे, जिसका भी नाम या रिश्तेदारों का नाम 2003 में नहीं है। और बंगाल में अभी तक 35,23,000 लोगों के नाम काटे जाएंगे मिनिमम, ये जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है। इसमें से 18,70,000 की मृत्यु हो गई है, 3,80,000 मतदाताओं का पता ही नहीं चला है और 11,82,000 मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं, दूसरे राज्य में जा चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं। तो ये 35 लाख का तो आंकड़ा बंगाल के बारे में जो पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि 47 लाख ऐसे मतदाता सामने आए हैं जो दुनिया में नहीं है, और इनमें से 34 लाख ऐसे थे जिनके आधार कार्ड भी थे उनकी मृत्यु के बाद और उनके नाम चल रहे थे। दूसरा, बंगाल के बारे में कई शोध हुए हैं वहां की वोटर लिस्ट और आबादी को लेकर। उसमें एक शोध जो है वो मेरे पास अभी पहुंचा था, इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन इन वेस्ट बंगाल और डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिटिमेट वोटर काउंट्स। तो इसमें बताया गया है कि 2024 की सूची में इनका मानना है कि कम से कम 1 करोड़ 4 लाख अतिरिक्त मतदाता हैं। अब इन्होंने ये बताया है कि 2004 में 4 करोड़ 74 लाख मतदाता थे। अगर उस समय से लेके अभी तक के जो 18 वर्ष की उम्र होती है और जो प्राकृतिक मृत्यु दर है, अगर उन सब की गणना, चूंकि देश में एक नियत है और अभी तो आपने बताया कि सबसे कम है 1.3, जबकि वो 1.9 पर उन्होंने लिया है, तो वो बताया है कि इस समय के हिसाब से 6 करोड़ 57 लाख के आसपास मतदाता होना चाहिए जी। तो उसके आधार पर कम से कम इतने मतदाता वहां अतिरिक्त है। मैं मानता हूं 10 लाख 15 लाख आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे देश में मृत्यु दर और जन्म दर लगभग एक स्टैटिक पोजीशन में है जहां से आप निकाल सकते हैं। तो जो दृश्य आपने ही दिखाया है कि बांग्लादेश की सीमा पर लोग पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं हमको उस पार जाने दो, टीवी पर आके कह रहे हैं कि हम तो 20 साल पहले आ गए, आधार कार्ड बन गया, वोटर कार्ड आई बन गया। और 27 मार्च 2025 को ऑन रिकॉर्ड देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया
कि देश में जितने भी ठीक है सर। जगह पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए, उनमें ज्यादातर के सर पास ये तो हमने कई बार चर्चा किया कि ये तो कि आधार एसआईआर कार्ड, वोटर का कार्ड एसआईआर के वहां डर से से मिल ये रहा काम होने लगा कि बांग्लादेशी अपने आप निकल के बाहर आने लगे। और उसका दूसरा असर ये होगा, कल भी कोई हमारे मेहमानों ने जिसने कहा था फॉर्म बटेंगे और उसमें से वापस कितने आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भर के नहीं देंगे क्योंकि उनको डर होगा कि हमने फॉर्म भर दिया तो हम पकड़े जाएंगे। तो वो आदमी, संदेहास्पद आदमी, कम से कम वोटर तो नहीं बनेगा आपका। अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहा हूं और बहुत बड़ी खबर भी। कल आपने खबर देखी इंडिया टीवी पर कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो जाहिर है उनकी मुश्किलें तो बढ़ी ही। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की और एफआईआर में इनको सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया और दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुरानी आईपीसी में जो 420 और 120 भी धाराएं होती थी, वो दोनों धाराएं गैर जमानती हैं। इन दोनों से दोबारा पूछताछ भी होगी, इनको समन भी जाएगा और अगर जरूरी लगा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये सब मतलब इसमें किया जा सकता है। होगा क्या ये हम नहीं कह सकते। इस एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम हैं। अब सवाल ये था, कल भी हम ये कह रहे थे कि ईडी की जांच जब पहले से चल रही है और बहुत सालों से चल रही है तो ईडी पूछताछ भी कर चुकी राहुल और सोनिया गांधी से। इसके अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट का भर इतना करना था कि हम ये चार्जशीट को स्वीकार करें या न करें। उसमें अचानक दिल्ली पुलिस की एंट्री। उसमें फिर खबर यह भी आई कि एंट्री तो 3 अक्टूबर को ही हो गई थी, जानकारी कल आई है। तो अब आज नई जानकारी जो है वो ये है, ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ईडी हर केस किसी और की शिकायत पर लेती है, यहां उल्टा हुआ है। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया। अब जरा इस मामले को आप समझ लीजिए। इसके ये करने के लिए कोई एक सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले का हवाला भी दिया गया है कि ऐसा किया जा सकता है। अब जो कर रही है, जो ये नया केस जो है वो दर्ज हुआ है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो है 2017 और 18 में यंग इंडिया कंपनी, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है, और एजेएल एसोसिएटेड जनरल जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, इनके बीच लगभग 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। यह आरोप ईडी ने लगाया और इस पर केस दर्ज किया दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने। इतना आपको समझ में आ गया। अब सवाल यह कि ये तो ईडी को अगर वो 2017-18 की जांच कर रही है तो ये बात भी उसको कई साल से मालूम है। आज हम 25 में खड़े हैं तो 8 साल पुरानी बात है। अब क्यों इसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई? तो इसका जवाब जो आज अखबारों में छपा है, और मैं ये बात क्लियर आपको यहां कहना चाहता हूं, समीर जी खड़े हैं। कल ये हमने खबर आपको दी, ब्रेक हुआ और ब्रेक में समीर जी को अब सर बता दूं सारी बात, बता दूं। इनको एक फोन आया, ये खबर हमने आपको बताई, ब्रेक होते ही इनको एक फोन आया और इन्होंने मुझे कहा कि सौरभ जी खबर यह है कि इसमें दिल्ली पुलिस इसलिए बीच में डाली गई है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैं नेशनल हेराल्ड मामले के, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और ईडी को जांच गई, उनके बारे में अब सरकार को संदेह हो रहा है कि ये पलट भी सकते हैं, अपना आरोप वापस भी ले सकते हैं और इनकी वजह से ही इस केस में सुनवाई बहुत ढीली चल रही है। यह भी आज अखबारों में कहा गया है सोर्सेस की वजह की, मतलब जो सरकार में लोग बैठे उनके हवाले से, कि 11 साल हो गए केस चलते हुए नेशनल हेराल्ड का। हम भी पूछते हैं ना भाई क्या केस चले जा रहा है, हुआ क्या केस में? तो लिखा है कि यह हैरानी सरकार में बैठे लोगों को भी है कि 11 साल में अभी तक अदालत में गवाहों की बयान भी दर्ज नहीं हुए। 11 साल हो गए। इसमें शक उनका सुब्रमण्यम स्वामी पर। सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के क्या रिश्ते हैं आप सब जानते हैं। वो बिल्कुल खुल के बागी हैं, बस इतना है कि बीजेपी उनको निकाल नहीं रही और ना वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हैं दोनों बिल्कुल दो नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये बात मुझे कल समीर जी ने प्रोग्राम में बताई थी और आज मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे सबसे पहले आप ही का ख्याल आया सर। तो ये मजबूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी पलट सकते हैं। बिल्कुल, और खबर ये भी आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में है, बहुत बड़े नेता से। अब उनकी क्या बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला तो 26 जून 2014 को सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पर लेकर गए थे। इस पूरे मामले को लोग उन्होंने एक्सपोज किया था 2014 में 26 जून 2014 को वो लेकर गए थे। इस मामले में उन्होंने दर्ज किया था मामला। और अभी पिछले कुछ समय से वो जिस तरीके से इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे, या जिस तरीके से वो सोनिया और राहुल गांधी को इसमें से बचाने की उनकी जो कोशिशें चल रही थी, मुझे लग रहा है कि अब इस मामले में सरकार को लगा कि जब हमारे पास इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है इनके खिलाफ, तो इसी एक
असहज स्थिति ना हो जाए कि मतलब कोर्ट में जवाब देना। तो मुझे लग रहा है कि फिर ईडी ने अभी ये मामला दिल्ली पुलिस के अपराध इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को कहा, उन्होंने 420, 403 और 406 और तमाम मामलों में दर्ज किया है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दिल्ली पुलिस कब पूछताछ के लिए बुलाती है। हालांकि ईडी का जो मामला है, जो राहुल रेवेन्यू कोर्ट का, उसका 16 दिसंबर को फैसला आने वाला है, वो अभी उन्होंने होल्ड पर रखा है। तो 16 दिसंबर को फैसला आएगा, तब भी मुझे लगता है कि सत्र चल रहा होगा तो उस समय फैसला आ जाएगा, या हो सकता है कि 16 दिसंबर से डेट आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस ने मामला दर्ज किया, और जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है वो बहुत संगीन धारा है, बहुत नॉर्मल बेसिकली प्लान बी है, प्लान ए किसी वजह से मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। ये जो दर्ज किया गया इसमें गैर जमानती भी है, और इसमें अब दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे एफआईआर दर्ज करके आप छोड़ देंगे। ये जो है ना, आने वाला समय मुझे लगता है राहुल और सोनिया गांधी के लिए बहुत मुश्किल वाला होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस बुलाएगी, मामला आपको बता, ईडी के मामला चल रहा है ऑलरेडी, तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ये जो 88 करोड़ रुपए हैं जो केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया कि 2017-18 में 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसमें आरोपी बनाया गया सोनिया राहुल गांधी को। इसमें कहा गया है कि इन्होंने फर्जी विज्ञापन, फर्जी किराए और फर्जी दान के नाम पर यह पैसा लिया और ये पैसा घुमाया गया। बेसिकली ये कि ये मतलब उन हेड्स में पैसा लिया जिसमें ओरिजिनली कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ना किसी ने कोई किराया दिया, ना किसी ने कोई चंदा दिया, लेकिन वो रुपया ट्रैवल किया। ये आरोप जो है मोटा मोटा है, और ये इसी को मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अब तक कांग्रेस पूछ रही थी ना मनी लॉन्ड्रिंग कहां है, मनी लॉन्ड्रिंग कहां है, तो ये है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो कोर्ट में जाकर के बताया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तो सांसद भी हो गए शायद, अभिषेक मनु सिंघवी जी, तो उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं और वो केस मुझे लगता है उन्हीं के पास भी होगा। नहीं उसका एक बस उनका बयान सुनवा दूं मैं। पर कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है, इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। असल मैं आपसे जजमेंट नहीं मांग रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई, या कोर्ट में केस टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन ये दूसरे केस का जो लॉजिक दिया गया, ये समझ में आ रहा है? नहीं, मेरे को तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ईडी जो है एक आदमी की गवाही पर केस चला रही है 10 साल से, 15 साल से, 2014 से 11 साल हो गए ना। सुब्रमण्यम स्वामी जो कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, समीर जी के पास खबर सही रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, तो वो गलत बात नहीं है। और लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को तो सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इमरजेंसी के वक्त से उनको जानती है, कोई नए लोग नहीं हैं उनके। लेकिन सवाल सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ईडी ये सारा केस सुब्रमण्यम स्वामी के आधार पर चला रही थी? बिल्कुल नहीं। अब तो 11 साल में किन लोगों को गवाही करनी थी, नहीं करनी थी, ये सुब्रमण्यम स्वामी तय कर रहे थे। सबूत जो जुटाने थे वो ईडी को जुटाने थे कि नहीं जुटाने थे। मतलब इतना कमजोर केस किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ चलाना केवल ये बताता है कि आप पॉलिटिकली हरेस करना चाहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। क्योंकि यदि आपके पास केस में दम था तो सुब्रमण्यम स्वामी को क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी को भी यदि वो गड़बड़ कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं। आप इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि ये बेसिकली परेशान करने के लिए गांधी फैमिली को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 11 साल में क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया गया? मैं तो विछंट तो हो ही जाएगा ना, 11 साल आप मत करिए, कुछ तो अपने आप ही विछंट है। 11 साल में तो उनको जेल भेज देना चाहिए यदि ऐसा मामला है, इतना बड़ा मामला, इतने बड़े नेताओं के खिलाफ, इतने 1000 करोड़ जो भी है, जो अभी शेख सिंघवी कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हम उस पर जा ही नहीं रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो कोर्ट में ईडी को ये प्रूव करना चाहिए था कि भाई ये केस ऐसा बन रहा है, भेज देते जेल जिनको भेजना है। अब मुझे नहीं इतनी जानकारी, लेकिन मेरा मानना है कि जब इतने साल से कोई चीज केस में कोर्ट में हो और चार्जशीट किस लेवल पर पहुंच गया हो, अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी मुकर भी जाएं कि साहब मुझे नहीं लड़ना केस, उससे क्या फर्क पड़ेगा? का केस आपने बैकआउट कर लिया, 3 साल जेल में रखकर आप क्या बात करते हो? ये एजेंसी ऐसे काम करती है, नहीं, फिर आप कहते हैं विच हंटिंग नहीं कर रहे। उसमें तो चलिए एजेंसी ने ये कह दिया कि हमें कुछ नहीं मिला, तो ये भी इसमें भी कह देंगे, इसमें भी यही कहेंगे अंत में। ऐसा है, अभी होता तो कर देते हैं। ईडी ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था कोर्ट में। कब? ये 2016 के शायद लास्ट का मैं बता रहा हूं। उसके बाद 16 में क्लोजर रिपोर्ट लगाया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाजाप्ता इसका विरोध किया कि ये सरकार इस परिवार को बचाने के लिए काम कर रही है। फिर वो कोर्ट में गए हैं और फिर दोबारा इसकी जांच का आदेश उसी कोर्ट ने दिया है। इसका ध्यान रखिए, इसे क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगाने के बाद ये आया है।
पहली नजर में अगर आप देखते हैं तो ये कोर्ट प्रूव करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक भ्रष्टाचार का क्लियर मामला दिखता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जैसे ही यंग इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है, जिसकी शेयर 76% दोनों पिता वो इशू ही नहीं है ना। ईडी के केस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का केस क्यों, इतना समझना है। नहीं, दिल्ली पुलिस का है कि नहीं है, उस पर तो अलग इशू है ना। दिल्ली पुलिस अलग से क्यों आई? क्रिमिनल केस जो है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और बाकी के केस चलाने का अधिकार जो है पुलिस के पास होती है। तो ये बात 11 साल में पता चली। तो ये तो धीरे धीरे चल रहा है। मामला कब हुआ है, किसने मना कहां किया से आया है, अभी तक सुनिए। इसमें जितनी संपत्ति अटैच हुई है उसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट ने संपत्ति को फ्री नहीं किया। यहां तक कि जब उसके तोड़ने का आदेश हुआ तब भी ये लोग कुछ हुआ कि नहीं, इसको अभी तोड़िए मत, लेकिन इनका कब्जा नहीं होगा इस पर। तो इसलिए अगर इतना सिंपल मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है, ऐसा नहीं है इसमें जमानत मिली केवल इनको मिली हुई है। तो ये अब सुब्रमण्यम स्वामी कल क्या करेंगे? सुब्रमण्यम स्वामी को हम लोग जानते हैं भाई, उनका एक सुब्रमण्यम स्वामी इसमें कहां इशू है? लेकिन उन्होंने शिकायत पहले किया था, उन्हीं की शिकायत पर ये जांच। केस तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं दोबारा उठाया, जब लेकिन जांच तो ईडी जब कर रही है तो ईडी शिकायत पर दोबारा किसी मामले पर काम चले। अच्छा ठीक है, वो आपका कहना ये है लीगल प्रोसीजर में जितना टाइम लग रहा है वही हो रहा है, और ये केस दिल्ली पुलिस को गया है तो ये भी लीगल प्रोसेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पक्ष में जितने वकील खड़े होते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर दोनों के बयान हो चुके हैं ना, बयान सबके बयान हो गए, लेकिन केस में वकीलों की एक अच्छा चलो एक सेकंड, क्योंकि विजय जी ने साफ साफ कह दिया 11 साल लग गए, इसका मतलब ही विचरण दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मामला तो बहुत सीधा साधा करप्शन का है, और ये जिसे हम कहते हैं ना, यदि संगीत रागी वहां होते तो अब तक जेल की चक्कियां पीस रहे होते, यदि विजय त्रिवेदी होते तो वो भी पीस रहे होते, और हम में से सब वहां पीस रहे होते। बिल्कुल, चूंकि वो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, इसलिए एक सीधा साधा केस। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो, हम भी एक कंपनी खड़ा कर दें और उसको 50 लाख में खरीद करके और 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने हाथ में कर लें, जिसमें 76% मैं और मेरा बेटा दोनों मिल करके उसका ओनरशिप हो जाए, और बाकी मेरे 3-4 टुकार जो हैं वो बाकी मिला करके वो 99% के आसपास स्टेक होल्डर हो जाए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है जी? ये साफ दिखता है। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि इस देश की न्यायपालिका कैसे सोचती है, कैसे काम करती है। बड़े लोगों के लिए न्यायपालिका काम करती है, बड़े वकीलों के लिए काम करती है, छोटे लोगों के लिए नहीं काम करती है। 11 साल ये मामला चला। आपको 11 साल में मैं विजय जी से इस बात से सहमत हूं। क्या वकील सर? नहीं, सरकार के वकीलों से बड़े वकील होते हैं। बड़े होते हैं सर, बड़े होते हैं, बड़े नहीं होते सर, बड़े नहीं होते तो ऐसा नहीं होता कि न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं। सर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पर सारे आरोप लगा रहा हूं। मैं किसी न्यायपालिका कोई दूध की धुली हुई नहीं होती है। भी कई बार ऐसी टिप्पणी की है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, विजय जी आपके लिए कई बार टिप्पणी की है बहुत। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफैलिएबल नहीं है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि न्याय की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ देश में, और ये भी कोई मामला में राजद नहीं सर, हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। बात सुने तो बात ये है, अब ये न्यायपालिका की वजह से देरी हो रही है, तो ये दिल्ली पुलिस का केस भी जाएगा तो न्यायपालिका में 16 तारीख को भी जो है ना सौरभ जी 16 तारीख को भी जो जिसको कह रहे हैं ये डिसीजन होने वाला है, वो डिसीजन क्या होने वाला है? हम इस मामले का कॉग्निजेंस लें या न लें, चार्जशीट का चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेना बस है। चलिए अच्छा ठीक है, चले अब ये क्यों किया गया दिल्ली पुलिस को केस सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा नहीं है, सरकार में बैठे लोगों को ये वजह है, केस ढीला चल रहा था ये वजह है, इस पर आगे और परतें जो हैं धीरे धीरे खुलेंगी। आगे कुछ और खबरें हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर इंडिया ब्लॉक ने आज एक मीटिंग की, इंडिया गठबंधन ने, लेकिन टीएमसी इस बैठक में नहीं गई, उसने साफ मना कर दिया। उसका कोई सांसद कोई नेता नहीं था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता वहां थे, लेकिन टीएमसी का कोई नहीं। बंगाल चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में फूट अब साफ नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी भी अब खुलकर कह रही है। इंडिया गठबंधन के लिए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस गठबंधन की कोई नाव है ना कोई मांझी है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी पहले अलग कर चुकी है अपने आप को इसमें। अखिलेश यादव के लिए उनके नेता कहते हैं हमको अखिलेश जी को नेता बना दो, राहुल जी से नहीं हो पा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग हैं, हम अपना विषय अपने आप उठाएंगे, एक साथ एक जगह जाकर के खड़े होने की हमें कोई जरूरत जो है वो दिखाई नहीं देती है। क्या सर? यूबीटी भी अलग हो गई, वो भी कहाँ बैठक में गई? यूबीटी भी नहीं गई है इस यूबीटी भी बैठक नहीं में। है। तो मतलब इंडिया गठबंधन जैसा अच्छा, तो बंगाल में चुनाव क्या साथ साथ लड़ी थी क्या तृणमूल कांग्रेस? खैर हमने तो नहीं लड़ी थी साथ में। क्योंकि ये कॉल ऑपोजिशन की इंडिया ब्लॉक के नाम पर दी गई थी कि भाई इस इंडिया गठबंधन के नेता मिलेंगे, उसमें टीएमसी ने मना कर दिया, तो इसलिए अब ये तो कहा ही जाएगा ना फिर काहे कि आपका काहे का ब्लॉक कैसा क्या रह गया। दो इंटरेस्टिंग खबरें मेरे पास हैं। पहले आपको मैं कर्नाटक वाली खबर बता देता हूं। कर्नाटक में जो ड्रामा चल रहा है उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक रिएक्शन आया, उसको लगा दें जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस से बीजेपी में आए कुछ साल पहले, 2018 में, 2019 में सर, 19 में आया और सरकार लेके आ गए बीजेपी के पास। तो कल क्या हुआ, मैं इसमें पीछे का अपडेट आपको दे दूं। ब्रेकफास्ट मीटिंग हो गई थी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी के बीच में, और दोनों ने बाहर निकल के अच्छी अच्छी बातें कह दी थी कि हम तो बिल्कुल, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर डीके शिव कुमार ने अलग से ये भी कहा कि दिल्ली हमारा मंदिर है और मंदिर में जब ईश्वर बुलाएगा हम चले जाएंगे। फिर उन्होंने लेटेस्ट ये भी बयान दिया कि मैंने आज तक कभी अपने और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद है ऐसी कोई बात नहीं कही, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अपने कभी किसी एमएलए को लेकर कभी दिल्ली नहीं गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आपके एमएलए तो वहां गए आपकी पैरवी करने गांधी परिवार के पास। उन्होंने कहा मैं कभी किसी को लेकर नहीं गया, ना मैंने कभी किसी को भेजा, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में कोई प्रॉब्लम है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश भर में परचम लहरा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है कि जहां सत्ता है भी, बची भी हुई है, वहां भी ये झगड़ा शुरू कर देते हैं। जनता से पूरी तरीके से कट चुके हैं, बार बार इनको सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कभी सबक याद नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम जनता ने लहराया है। दूसरी तरफ एक ऐसा दल है जो जहां सत्ता भी बची हो वहां कुर्सी की लड़ाई में लग गई है। जनता तो इनके दृश्य से संपूर्ण रूप से गायब हो चुकी है। अब वो स्थिति अगर उस दल की हो जाए तो फिर आगे उस दल का भविष्य क्या होगा, ये जनता ही निर्णय लेती है और बार बार जनता उनको सबक सिखाती है। अब इनका बोलना थोड़ा ज़्यादा चुभेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या थे राहुल गांधी के, ये तो अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता अब इनकी बात होती है कि नहीं होती, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि राजनीति में अगर राहुल गांधी के कोई दोस्त हैं, दोस्त, तो ज्योतिरादित्य उनमें से थे। जो फर्स्ट नेम से बुलाते हैं राहुल गांधी को, राहुल बोलते हैं, और कोई राहुल जी वगैरह नहीं, बचपन के दोस्त हैं। अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था इनके लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, ये पूरी एक्सेस घर के अंदर। उनकी क्लोजनेस, वो जो विंक वाला जो इंसिडेंट है ना, उससे समझ में आता है। जो आंख मारी थी राहुल गांधी ने, इनको देख के मारी थी। हाँ, तो पार्लियामेंट में, तो उससे समझ में आता है कि कितना क्लोज रहे होंगे। तो ये तो दोस्त थे, यार थे, यार। हाँ? तो अब वो यार कह रहा है कि यहाँ तो हम जीते जा रहे हैं और तुम जहां एक आध जगह जीते हुए भी हो वहां भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो। अच्छा, इनका भी तो ऐसा ही कुछ झगड़ा था ना, मध्य प्रदेश में अलग क्यों हुए थे, वही झगड़ा कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो दोस्ती राहुल गांधी के साथ रही है बहुत अच्छे, वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की दोस्ती राजीव गांधी के साथ भी रही थी। और माधवराव सिंधिया, जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई उसके बाद सोनिया गांधी की भी बहुत विश्वास टीम में माधवराव सिंधिया शामिल रहे। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी माधवराव सिंधिया ने, जब अर्जुन सिंह लोगों ने कांग्रेस छोड़ी नरसिम्हा के समय, और जब सोनिया गांधी ने वापस कांग्रेस को अपने हाथ में लिया, तो माधवराव सिंधिया वापस कांग्रेस पर लौट कर आए थे। तो इस परिवार का, गांधी परिवार से बहुत क्लोजनेस हमेशा से रही है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बता रहे हैं वो कांग्रेस की पीड़ा और कांग्रेस का बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व है कि वह जो 3 राज्य बचे और इतना बड़ा राज्य जो बचा हुआ है उसको भी आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये तो ठीक है कि नाश्ते पे अभी फिलहाल कुछ दिनों की उनके बीच में ये हो गया है कि ठीक है अभी सेशन हो जाने दो, अभी सेशन शुरू हो रहा है 9 तारीख को कर्नाटका का, उसके बाद अभी बजट है, तो 1 महीने का मोहलत मिल गई है केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन तय तो आपको करना पड़ेगा। ये नाश्ते की जो बैठक हुई है, ये अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आपने कुछ देर के लिए समस्या को दूर कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ कर्नाटका नहीं, अब हिमाचल प्रदेश की भी समस्या सामने आने वाली है। प्रतिभा सिंह, उनका बेटा विक्रमादित्य। चलिए, बात निकली है तो थोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो बारे में तो बता दीजिए, इनका झगड़ा था किससे? कमलनाथ से, दिग्विजय से, किससे झगड़ा था? देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का झगड़ा बेसिकली
राहुल गांधी शिकायत रही थी कि कमलनाथ को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब जो प्रदेश की राजनीति बहुत सक्रिय नहीं रहे उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से साइड ट्रैक करने की कोशिश की आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया तब नाराज हुए जब राज्यसभा भेजने की बारी आई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड प्रेफरेंस पे कहा कि राज्यसभा आप जाइए, पहले प्रेफरेंस पे उन्होंने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा दे दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा कि आप चुनाव लेकिन उससे पहले तो वो कमलनाथ तो मुख्यमंत्री बन गए थे, उस वक्त भी इन्होंने जोर लगाया था कि नहीं निश्चित ना बने। ये थे ना, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, विधायक भी इनके साथ थे, लेकिन चूंकि जो दिल्ली की जो लॉबी थी वो पूरे जो सीनियर लीडर्स थे वो कमलनाथ के साथ थे, वो कोई नहीं चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। वो जानते थे कि अगर ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बन गए तो न कमलनाथ न दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बेटे के लिए दिग्विजय के बेटे के लिए भविष्य की राजनीति बहुत मुश्किल होगी, इनको अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना था। तो इन सबों ने मिलकर दिल्ली में, हालांकि ये बोलते नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, तो बहुत कम बोलते हैं, नाम लेके तो कभी नहीं बोले, लेकिन आज मौका आया, आज तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा उद्गार अपने प्रकट कर दिए। अब एक और मजेदार खबर, लालू यादव राबड़ी देवी जी को वो जिस घर में वो 1 से 1.5 दशक से करीब रह रहे थे, 10 सर्कुलर रोड जो मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने है पटना में, वो खाली करने का आदेश दिया गया। और ये भी आपको हमने बताया था कि ये हुआ उनके पुत्र की वजह से ही, क्योंकि पुत्र से जब उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराया जा रहा था कुछ साल पहले, तो वो हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ना भाई ना, ये सिस्टम नहीं चलेगा, उप मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले नहीं मिलेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम को। तो उनके माता पिता के भी बंगले पर बात आ गई थी। अभी तक नेता प्रतिपक्ष थे वहाँ विधान परिषद में राबड़ी जी, इस नाते उसमें वो थी। अब नई सरकार आती, इन्होंने कहा बंगला खाली करो। दूसरा बंगला उनको 39 सर्कुलर रोड हार्डिंग रोड वो अलॉट कर दिया गया। वो बंगला इस बंगले से 10 सर्कुलर रोड से बड़ा भी है। लेकिन अब खबर यह है कि लालू यादव ने कहा कि ना, अब हम उस बंगले में नहीं जाएंगे, हम किसी सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, अब हम अपने बंगले में जाएंगे। तो ये है लालू जी का बंगला जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। लालू यादव अपने घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह पर 2 मंजिला एक मकान है फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में, बन रहा है अभी। 2 बंगला है, बड़ी हवेली नुमा ये बंगला है, और इसको जो है ये कहा जा रहा है कि ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ वो विदेशी आर्किटेक्चर जैसा है। ये कॉलोनियल शैली में जो है ये बंगला बन रहा है। इसमें 9 कमरे हैं, ये भी लिखा है खबर में तो कि भाई 9 उनके बच्चे हैं, तो हर एक के हिसाब से एक कमरा अलग से, एक अलग अलग जो है सबको एक बंगला मिले, ऐसा बंगला जो है इसके अंदर रखा गया। और लालू यादव खुद इसके पूरे निर्माण पर नज़र रखे हुए हैं, और वो अब सरकारी बंगले में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई अब कोई ऐसा अपना एक जगह हो जो आपकी भविष्य, आने वाले भविष्य में एक पहचान बन जाए। जैसे ये 10 सर्कुलर रोड काफी वक्त तक बनी रही, आरजेडी की सारी राजनीति यहीं से चलती थी, तो ये अब एक ऐसी जगह बनाए जहां पर इसमें कोई बाधा ना आए। सरकार आती है जाती है, हाजी चुनाव जीतते हो हारते हो। दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में है ना 2 बंगले इनके पास। दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में, चित्तरंजन पार्क में 2 फ्रेंड्स कॉलोनी में भी तो है शायद बंगले हैं सर, वहां रहते हैं आराम से चित्तरंजन पार्क में। ये बंगला जो है पटना के भी एड्रेस आए थे जो लाइन फॉर जॉब वाले में कि वहां कहां से मकान लिया, तो इसलिए मकान की कमी नहीं है। और दानापुर विशेष कारण से जा रहे होंगे। दानापुर जानते हैं कि यादवों का एक बहुत बड़ा गढ़ है वहाँ, उस बीच में दूर की रिश्तेदारी भी होती है। रामकृपाल यादव उधर से ही चुनाव जीत करके इस बार आए हैं, तो दानापुर जाएंगे तो वहाँ मतलब बड़े बड़े खटाल हैं भैंस के, गाय के, यादवों की, तो कुछ विशेष कारण से वहाँ जा रहे होंगे। ये 5 किलोमीटर दूर बताई गई जगह अभी जहां वो रहते हैं उससे। सर अपराध की आय से रीतलाल यादव बनवा रहा है इसको। मास्टर बेडरूम के अलावा 9 बेडरूम हैं, और इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल बनाया गया है। कर्मचारियों के लिए अलग आवास होंगे, वर्कर्स क्वार्टर, राजनीतिक बैठकों के लिए हॉल, मल्टी पार्कर व्हीकल पार्किंग स्पेस, ये सारी है। और यूरोपियन शैली में जो है ये मकान जो है बनाया जा रहा है सामने। नहीं ठीक है, अपराध की आय से बन रहा है सर। नहीं, अखिलेश जी भी अपने घर में रहते हैं लखनऊ में ना, सरकारी बंगले में नहीं रहते ना, उनका भी अपना घर है। तो लालू जी ने भी अपना घर बनाया। नहीं, वो बंगला नहीं लेंगे, बंगला का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे वो तो अभी नहीं है, लेकिन लालू जी की इच्छा रही होगी कि अब कहीं इसको भी बदलना पड़े। तो एक और वैसे भी देखिए, एक उम्र के बाद व्यक्ति चाहता ही है कि एक स्थिर जगह पर चले जाएं। पहले वो मानसिकता होती है वो जिस बीमारी से गुजर रहे हैं जी, और जितनी उनको सेवा की जरूरत है, हालांकि वो जमानत पर है, कोर्ट कब बुला लेगा वो नहीं मालूम कि उनका समय जेल में। हम तो कहते हैं हर नेता अपने ही घर में रहे ना, घर में कटे। क्यों ये हर के पास इतना हो तब ना सर। हम लोगों ने ऐसे नेताओं को सर एक छोटी टिप्पणी, एक बहुत छोटी टिप्पणी साहब, बंगला बने नहीं आ रहा लालू जी का। ये बंगला सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नमूना है। काश ऐसा बंगला बिहार के हर को नसीब होता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जितनी मेरे जानकारी है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं था।
उनके बेटे दोनों जो हैं उनका भी कोई बड़ा व्यवसाय नहीं था। पूरी पार्टी व्यवसाय न होने के बावजूद कोई इतना बड़ा बंगला बन जाए तो आप समझ सकते हैं उसके आय का स्रोत कहाँ से रहा होगा। चलिए सर, भगवान करे सबको ऐसा ही सामाजिक न्याय का उदाहरण सबके लिए प्रस्तुत क्यों हो। उनके पार्टी के भक्त लोग चले नहीं सर। बनवा दे सकते हैं? पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कहानी एक तो और उलझती जा रही है, लेकिन थोड़ी समझ में भी आती जा रही है। तो पहले तो ये बता दें आप कि इमरान खान से उनके परिवार, वकील और पार्टी के नेताओं को मिलवाने के लिए जो 72 घंटे की हुकूमत को इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसमें 24 घंटे से भी कम वक्त जो है अब बाकी है। इमरान खान की सलामती पर अभी भी सस्पेंस है। जेल के बाहर इमरान के कट्टर कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं। कुछ वहां प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें भी हैं, जरा वो चलाइएगा साथ में। लेकिन अगर कल तक इमरान की सलामती का सबूत नहीं मिलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, ऐसा भी लगता है। ऐसी धमकियां भी दी जा रही हैं। ये देखिए बाहर की ये तस्वीरें हैं, जेल के बाहर की। जरा नारे सुनिए जरा, बस 10 सेकंड। मिलकर बोलो ये चेरी ब्लॉसम, ये चेरी ब्लॉसम, ये बिलावल ज़रदारी। अब देखें ये वो कह रहे हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम समझे आप? बूट पॉलिश, ये बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ किसके बूट पॉलिश करते हैं? आसिम मुनीर के। ये इमरान खान के नेता कह रहे हैं तो चेरी ब्लॉसम वाले लोग हैं। तो ये भी सुन लें, हमें चाहिए खान की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। अब आपने ये भी खबर देखी थी, हमने आपको बताया था कि सरकार वहाँ की और सेना ही सीधे, अब सरकार में कहना ही बंद कर देना चाहिए। सेना, आसिम मुनीर, वो ये भूमिका बना रहा है कि यहाँ पे हंगामा हो और मैं इन पर लाठी गोली चलाऊं। तो इसलिए वो खबर आई कि नहीं, कल जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है जब वो खत्म होगा तो ये जेल के बाहर हजारों लोग आएंगे, ये जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के समर्थक कोई भी अराजकता कर सकते हैं। ये लोग सैन्य ठिकानों पर भी जो है वो हमला कर सकते हैं। ये भी बात जो है कही जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच में जो मुनीर को खुश करने के लिए शहबाज सरकार करना चाहती है और पाकिस्तान को आग लग जाए तो उससे उसको कोई गुरेज नहीं। मुनीर के साथ ही गुगली कर दी। जिस ओहदे के तहत वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, फील्ड मार्शल तो है ही, आर्मी चीफ अलग से है, और इसके साथ साथ उसको जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी भी मिल गई, न्यूक्लियर बटन भी मिल गया। इस सब के लिए जो सरकारी आदेश निकलना था वो ऑफिशियली निकला ही नहीं है। आज 1 दिसंबर है। आसिम मुनीर 29 नवंबर 2025 को रिटायर हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा यह है कि ये किस ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्दी पहन के बैठा है आसिम मुनीर। इसका नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला ही नहीं, और नोटिफिकेशन निकालने का जब वक्त आया 26 तारीख को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाग गए यमन। 27 तारीख को यमन से चले गए लंदन। नवाज शरीफ पहले लंदन में है। तो पता जा रहा है कि ये दोनों भाई वहां पर सलाह मशवरा करने के लिए गए थे, और ऐसा ये कुछ चाहते हैं आसिम मुनीर से पहले कि हम तेरा ये जीओ निकालें, नोटिफिकेशन निकालें कि अब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, सीडीएफ सब हो गया, उससे पहले हमें कुछ चाहिए। वो आगे आपको पत्रकार खुद ही पाकिस्तान के बताएंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन ना निकलना एक अजीब सी पहेली है। इतना ताकतवर आदमी, पूरा देश जिसने अपने नाम कर लिया, और ये पिद्दी सी सरकार, और क्या होता है वहां प्रधानमंत्री, ये मेरा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाल रहा, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा। सुनिए जरा पत्रकार क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क है, मतलब मुल्क के बाहर हैं, और यहां कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अब इमरान खान की पार्टी कह रही है ये मुनीर तो फर्जी फील्ड मार्शल है। पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने कहा कि मुनीर अब एक असंवैधानिक, गैर आईनी तौर पर वर्दी पहनकर घूम रहा है। अब है ना मजेदार बात कि इतना एक आदमी जिसको पूरी दुनिया डिक्टेटर मान रही है, और वो डिक्टेटर अपनी सरकार से अपनी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी नहीं निकलवा पा रहा। पहले सर इस पर ये कितनी अजीबोगरीब बात है। 29 नवंबर को ये रिटायर हो चुका है। नहीं, बहुत अजीब बात है, लेकिन उससे भी अजीब बात है, मतलब इस समय पाकिस्तान में कोई वो नहीं है आर्मी चीफ। कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई असली बात तो ये हुआ ना, इसका मतलब कि सीडीएफ भी कोई नहीं है, आर्मी चीफ भी कोई नहीं है, तो ये तो और ज्यादा अजीब बात है। और प्रधानमंत्री कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो और किस तरह से, इसका मतलब है कि जो डील शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच में होनी चाहिए, उसका दबाव वहां पर वो बनाए हुए हैं। ये तो है नहीं कि अब वो नहीं रहेंगे कुछ, लेकिन वो दबाव बनाए हुए हैं कि भाई हम दोनों के बीच में भी क्या डील हो सकती है, क्या किया जाना चाहिए, जो शर्तें या जो काम चाहते होंगे शहबाज शरीफ, वो भी बता रहा हूं मैं क्या काम है। लेकिन तो वो उसी वजह से मुझे लगता है कि उसको टाल रहे हैं, एक प्रेशर बनाया जाए और फिर बातचीत हो। और नवाज शरीफ साहब के पास गए होंगे, क्योंकि वो तो पुराने नेता हैं, और पुराने चावल से भी ज्यादा पुराने नेता है।
तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे डील किया जाना चाहिए, जो मुशर्रफ साहब के साथ भी डील कर सकते हैं। तो अब आपकी बात से याद आ गया, एक पत्रकार ने भी कहा, हमने भी खबर दिखाई थी ना कि 4-5 दिन पहले अचानक नवाज शरीफ मीडिया के सामने आए और गालियां देने लगे इमरान खान। तो एक पत्रकार ने, इनके ही पत्रकार ने बोला कि अभी वो कुछ दिनों पहले इन्होंने नवाज शरीफ को धूप दिखाई, आपने देखा? हाँ, देखा। उनका कह रहा था कि धूप दिखाई, बड़े दिनों बाद नवाज शरीफ को बाहर निकाला। तो वो क्यों था? वो नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी है, नवाज और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के सामने, और इनका, ये पत्रकार पाकिस्तान के दावा कर रहे हैं, ये शर्त ये है कि हमें अपने रास्ते से इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए बाहर चाहिए। तुमने तो अपना काम हमसे करा लिया, तुम तो सारी जिंदगी के फील्ड मार्शल बन गए, हमारे सामने वो हमारी गर्दन पे बैठा हुआ है अभी भी इमरान खान नाम की तलवार। तो ये वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि डील ये थी, तुम सीडीएफ बनोगे और इमरान खान का कोई परमानेंट इलाज करोगे। बाहर क्या है वो परमानेंट? कुछ भी, या तो बाहर भेजो, नहीं कुछ तो और ऐसा करो। ये नहीं कि कल को ये बेल पे निकल के बाहर आ जाएगा तो फिर तमाशा होगा फिर। और ये नेता तो सबको मालूम है कि ये नेता तो यही है, वोट इसी को मिलते हैं, तो यहां फिर हंगामा होगा। ये पत्रकार वहां कह रहे हैं ये डील पूरी नहीं हुई, मतलब वो इमरान खान का जो हश्र चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो नहीं हुआ है अभी तक। ये शर्त थी आसिम मुनीर से, और ये काम हो जाएगा तो इमरान से मुलाकात भी हो जाएगी और जो नोटिफिकेशन है आसिम मुनीर का वो भी निकल जाएगा। ये शर्त है, वो कह रहे हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है आसिम मुनीर का कि नहीं पहले हमारी जो बात हुई थी वो पूरी करो, और इसीलिए ही इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान को दिखाया भी नहीं जा रहा। उसके आगे एक और आदमी की बात सुनिए आप। ये आसिम मुनीर को सुपर पावर मिल गई लेकिन उसमें गोलियां नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। इसकी एक और थ्योरी दूसरे आदमी ने बताई। उन्होंने कहा कि एक बार ये नोटिफिकेशन आ जाए तो आप देखेंगे कि इमरान खान को तुरंत परिवार से मिलने दे दिया जाएगा, क्योंकि तब यही मसला बीच में अटका हुआ है, ये निकल जाए बस। ये बताइए, जो ये कहानी पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं, ये आपको बिलीवेबल लग रही है कि नवाज शरीफ चाहते हैं इमरान खान का पक्का इलाज? आसिम मुनीर को डर ये था कि नवंबर में जब ये ट्रांजिशन होना है, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट 29 नवंबर को थी, तो मैं आर्मी चीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनूंगा, उस बीच में इमरान खान कोई कॉल ना दे दे, इसीलिए इमरान खान से एक तो उसको छुपा के रखा गया, और नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकला कि इमरान खान की बात शायद ये कहा जा रहा है विदेश भेजने की हुई थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देगा, विदेश चला जाएगा। आसिम मुनीर ये काम अभी तक नहीं करवा पाए इमरान खान। एक बात मुझे बताइए, जो आसिफ मुनीर संविधान संशोधन करवा सकता है, संविधान संशोधन तो नेशनल असेंबली में उसी ने कराया, उसके डर से ही तो शहबाज शरीफ ने कराया। वो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है तो इसके राज कहीं कुछ और तो नहीं जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आर्मी के अंदर से दबाव आए, या आईएसआई के तरफ से अलग से एक दबाव, एक लॉबी जो है वो काम कर रही होगी, जो ये सब चीज़ें नहीं चाहता है पाकिस्तान के अंदर कि इसको इतना ताकतवर बना दिया जाए कि आने वाले दिनों में हमारे ही सर पर ये, हमारे लिए ही खतरा पैदा हो जाए। क्या जानबूझ करके शहबाज शरीफ ये होने देना चाहते हैं ताकि हम एक तरफ तो ये बताएं कि देखिए हम आपके लिए इतने कमिटेड हैं लेकिन हमको इनसे मुक्ति भी मिल जाए? तो कई तरह के नैरेटिव वहां पर चल रहे हैं, इसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये कोई टसल है, लेकिन सरकार और आसिम मुनीर बिल्कुल है, सरकार और आसिफ और सरकार के साथ सेना और आईएसआई का एक लॉबी है, वो भी इस टसल में शामिल है। एक देखें आप, वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है नजम सेठी, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी यही बात की कि आसिम मुनीर का डर ये है कि इमरान खान अगर मेरी रिटायरमेंट या मेरी जब री अपॉइंटमेंट होनी है उससे पहले अगर इसने कोई कॉल दे दी, उनके कैंटोनमेंट में घुस गए थे भाई, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, इसके हेडक्वार्टर में, रावलपिंडी में, हेडक्वार्टर में। तो ये कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी दुनिया भर में। तो वो ये कह रहे हैं नजम सेठी कि शायद नवंबर बहुत क्रूशल था आसिम मुनीर के लिए, इसीलिए इस दौरान वो नहीं चाहता था कि आमिर खान का कोई भी बयान जेल से बाहर निकले। देखिए साहब, 2-3 बातें हो गई, फिर मैं एक रिकैप कर दूं। कहानी बड़ी मजेदार है, पाकिस्तान अजब नॉवल ही लिख रहा है अपने लिए इस वक्त वो। सर समीर जी, पहली सस्पेंस, इमरान को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से? दूसरा, आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? आसिम मुनीर नवंबर में इमरान खान का कोई बयान बाहर आने देना नहीं चाहता था कि मेरी रीअपॉइंटमेंट जो है वो उस पर कोई असर ना पड़ जाए, इमरान कोई कॉल ना दे दे। और शहबाज शरीफ को चाहते हैं आसिम मुनीर से इमरान खान का हल, आसिम मुनीर वो हल नहीं दे पा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में कोई समझौता या बात भी होगी,
मुनीर ने कहा होगा कि मुझे लाइफ लॉन्ग सैन्य कमांडर बनना है और आपको लाइफ लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बनना है या पार्टी में रहना है, तो भाई इमरान खान का इलाज करना होगा। वो कह रहे होंगे कि भाई आप तो बन जाओगे, 29 तारीख को साइन हो जाएंगे तो आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आप बन जाओगे, लेकिन इमरान खान का क्या? 3 साल के बाद तो फिर पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं ना, 2028 एंड में 2029 के अंदर चुनाव होंगे। फिर इमरान खान अगर आ गए तो आप तो सैन्य प्रमुख बने रहोगे, लेकिन गद्दी से चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कोई इनके बीच बातचीत हुई होगी और आसिम मुनीर ने यह कहा होगा कि मैं इमरान खान की ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे, मैं उनको इतना दबा दूंगा, इतना तोड़ दूंगा या उन्हें इस तरीके से प्रेशराइज करूंगा कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो जो उन्होंने वादा किया होगा कि इमरान खान मेरे सैन्य प्रमुख बनने के पहले, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के पहले वो ये कमिट कर देंगे मैं देश छोड़ रहा हूं। अभी इमरान खान उस पर तैयार नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है इसके कारण उन्होंने कहा होगा कि पहले आप इमरान खान का इलाज करो। वो चिट्ठी लेकर आओ कि जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं देश छोड़ने के तैयार हूं। जिस दिन वो फ्लाइट पकड़ के देश छोड़कर जाएंगे उस दिन हम शाम को फाइल पर साइन कर देंगे। वैसे आज शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं मतलब अपने देश में, अब वापस आए तो मतलब अब आसिम मुनीर के साथ एक शहर में रहते हुए नोटिफिकेशन ना निकालें ये तो नहीं हो सकता। निकलना तो पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसका मतलब 29 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख बनाया था, 3 साल के लिए सेना प्रमुख बने आसिम मुनीर। फिर पिछले साल उनका टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। तो ठीक है 5 साल बढ़ गया, सेना प्रमुख बने हुए 5 साल के हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन निकालना है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। ये तो और गवर्नमेंट ऑर्डर तो निकालना ही निकालना है। 12 नवंबर को जो आपने 27 संविधान संशोधन किया है 12 नवंबर को, उस पे साइन तो होंगे ना। ठीक है तो सर, ये कहानी, ये कुछ आपको ये सारी चीजें जो वहां के लोग बता रहे हैं सब जुड़ी हुई हैं। इमरान भी, आसिम मुनीर भी, शहबाज शरीफ भी, नोटिफिकेशन ना निकलना और ये कुछ कहानी बन रही है। देखिए ऐसा है कि इमरान खान आसिफ मुनीर के लिए भी संकट है, क्योंकि वो पहली पार्टी थी जिसके लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले किए थे अपने विरोध प्रदर्शन में फर्स्ट टाइम। और इमरान खान ने आर्मी, क्योंकि समझिए कि आर्मी की पूरी इज्जत मिटा दी थी इनके लोगों ने सोशल मीडिया पर लाकर। लेकिन नवाज शरीफ के बयान में एक बात और है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। उन्होंने कहा कि केवल इमरान खान से नहीं होगा, इमरान खान को लाने वाला कमर बाजवा था, इसलिए उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आसिम मुनीर का बॉस, तो इसलिए उसको भी सजा मिलनी चाहिए, केवल इमरान खान नहीं है उसमें। और यह सच है कि 2018 का जो चुनाव था उसमें उस देश के आतंकवादी, कट्टरपंथी और सेना तीनों मिलकर के लाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे का अपहरण हो गया था, यूसुफ रजा गिलानी का उठा के ले गए थे, वो रो रहे थे। इमरान को बाजवा लाए थे ना सत्ता में। यस लाए थे, और वहां के कट्टरपंथी आतंकवादी सपोर्ट कर रहे थे। ये बात हो जो कह रहे हैं कि वो ऑर्डर इसलिए नहीं निकल रहा है कि वो चाहते हैं पहले शायद बाजवा का इलाज। तो ये बाजवा का भी करेंगे, लेकिन मुनीर को देखिए, अगर इमरान खान रह जाते हैं, अगर उनकी पार्टी रह जाती है तो मुनीर का भी ये भले वो संविधान पारित करा लें, लेकिन वो आसान नहीं होगा, इसलिए उनके लिए भी ये समस्या है ना। अब उसमें हो सकता है कि रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। रास्ता एक ही है, दो ही रास्ते, या तो इमरान खान ना रहे, नहीं सेना में भी ये स्ट्रगल हो जाता है। मैं इमरान की बात कर रहा हूं। इमरान, दोनों को इमरान से छुटकारा चाहिए। उसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो इमरान दुनिया में ना रहे या इमरान पाकिस्तान में ना रहे। तो एक करोगे तो पाकिस्तान जल जाएगा, दूसरे के लिए इमरान को तैयार होना पड़ेगा। इमरान उसके लिए तैयार नहीं है देश छोड़कर जाने के लिए। अब देखें, एक थ्योरी और दी एक वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकातें नहीं होने दी जा रही हैं, इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि और कोई वजह समझ में नहीं आती कि आप अदालत के कहने पर भी क्यों ना मिल पाए। वो स्ट्रैटेजी ये लगती है कि सरकार चाहती है कि इस पार्टी में और इमरान के कार्यकर्ताओं में जितना बचा कुचा दम बाकी है वो एक बार बाहर निकल आए। ये आए सड़कों पे, आए आग लगाएं, नारेबाजी करें, बसें फूकें, आना चाहते हैं एक बार फिर कैंटोनमेंट की तरफ हमारे, तो आए और हम अब की बार इनकी ऐसी कमर तोड़ दें कि इनकी रही सही ताकत भी खत्म हो जाए। ये उनको लगता है कि शायद आसिम मुनीर ये चाहता है करना। सुनिए, देखिए ये भी एक थ्योरी है कि पूरी तरह कुचलना है तो एक बार इसको और फन उठा के देखते हैं, इसमें अभी कितना जहर बाकी है इमरान खान के लोगों के अंदर और क्यों ये जरूरी है। ये एक और आदमी की बात आपको सुना रहा हूं। इन्होंने कंपेयर किया, बेनजीर भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री थी, गोली बम से मारी गई और उन्होंने कहा उस वक्त भी खूब आग लगी थी पाकिस्तान में, लोगों ने बसें जला दी थी, बाजार जला दिए थे, लेकिन सेना की तरफ किसी ने आंख नहीं उठाई थी। इमरान खान इकलौता नेता है देश में आज तक जो हुआ है जिसके लिए लोग कैंटोनमेंट में घुस गए, जनरलों के घरों में घुस गए। यह डर है आसिम मुनीर का। यह आपने बड़ी बारीक बात पकड़ी इन्होंने कि इमरान खान का सपोर्टर दुश्मन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को नहीं मानता, वो फौज को, आसिम मुनीर को दुश्मन मानता है। इसलिए इमरान को जेल के अंदर तो ये कुछ नहीं करेंगे,
तो फिर और क्या शक्ल हो सकती है दूसरी इमरान से छुटकारा पाने की? इसको विदेश भेजो, वरना इमरान खान की कॉल पर ये लोग जनरलों के घरों में फिर घुसेंगे। इसमें वहां पर ये खतरा हमेशा आसिम मुनीर के सामने बना हुआ है। सर, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, भाई इमरान खान का झगड़ा आसिम मुनीर के साथ भी उसी तरह से है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका सपोर्ट अभी एक्चुअली सिस्टम क्या है, जैसे आप सिस्टम कहते हैं वहाँ पाकिस्तान में, तो सरकार तो आसिम मुनीर की है ना, इसको यूँ भी समझ लीजिए, यदि आप वैसे नहीं देख रहे शहबाज शरीफ की तरह, तो आसिम मुनीर के साथ ही उनका झगड़ा है। और ये उनको लगता है कि इमरान जब भी आएंगे, क्योंकि एक हकीकत है कि इमरान खान ही पाकिस्तान के लीडर हैं आज की तारीख में, और जैसे ही मान लीजिए उनकी शक्ल भी दिखा दे तो भी कार्यकर्ता बहुत जोश में आता है ना, और कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उस बात को लेकर लगातार हो रहा है। और फिर से अब कल देखते हैं कि 2 दिसंबर को क्या होने वाला है। आज शहबाज शरीफ भी लौट आए हैं तो वो क्या करेंगे, लेकिन इमरान की लड़ाई आसिम के साथ है। आसिम क्योंकि आसिम ही सत्ता है वहाँ पर, आसिम ही सिस्टम है, उनके खिलाफ क्या हो, और शहबाज इसीलिए शायद दबाव भी बनाए हुए हों उन पर भी। नहीं, अभी वही मैं पूछा, आपको लग रहा है कि ये इमरान खान के साथ कुछ और करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ कुछ करना चाह रहे हैं, उसको दबाव बना दें, राजनीति में रहे ना, राजनीति में ना रहे। उसका बेहतर तरीका है कि वो चले जाए पाकिस्तान छोड़कर, वो एक मतलब बेहतर तरीका वो समझते हैं। अब इसका कैसे इस पर अमल शुरू हो गया है? एक ही राज्य में सरकार है इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में कल से ये खबर है कि उनका जो मुख्यमंत्री है इमरान खान का, जो वहां धरने पे बैठा है जेल के बाहर, सोहेल आफरीदी, उसको हटा के वहां पर गवर्नर रूल लगा दिया जाए। मतलब एक चुनी हुई इकलौती इमरान खान की स्टेट गवर्नमेंट को भी गिरा दिया जाए, इसकी तैयारी आसिम मुनीर ने पूरी कर ली है। अब इसका मतलब क्या, सियासी तौर पर पॉलिटिकली बिल्कुल खत्म करना है समीर जी इमरान खान को, इसकी रही सही सरकार भी लो और पार्टी की ताकत भी कुछ लो। निश्चित रूप से जिस तरीके से इमरान खान को 800 से ज़्यादा दिन हो गए, जिस तरीके से बैन करके रखा हुआ है जेल के अंदर, और जिस तरीके से उनकी स्थिति है कि कोर्ट की परमिशन होने के बाद भी उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो वीक में एक बार की मिलने की अनुमति थी, और जिस तरीके से बहनें बाहर बैठी है, ये कहा जा रहा है कि आप उनका वीडियो दिखा दीजिए, एक बार उनकी कोई बाइट सुनवा दीजिए, उसका किसी तरह का इमरान खान का फोटो बाहर नहीं आ रहा है। या तो इमरान खान वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है, सेना ये बताना नहीं चाहती कि इमरान खान बहुत ज़्यादा बीमार है, इस स्थिति में होंगे कि वो शायद कुर्सी पर भी नहीं बैठ पा रहे, इसलिए शायद वो खाली कुर्सी इमरान खान की दिखा रहे कि देखिए इस कुर्सी पर इमरान खान को हमने इतनी भव्य कुर्सी दी है, ये हेल्थ के इक्विपमेंट्स उनको दिए, एक्सरसाइज करने के लिए दिया, इतना बेहतर खाना उन्हें दे रहे हैं, देसी मुर्गे उनको दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान का खाना खाते वक्त या कोई एक्सरसाइज करते वक्त या कोई वीडियो या कोई फोटो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि इमरान खान सुरक्षित नहीं। और जब अडियाला जेल के बाहर जब सब लोग बैठे हुए, उसके बाद आप नहीं कह रहे, उसका मतलब तय है कि इमरान खान की स्थिति गंभीर है। अब एक पिक्चर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिल्ली में एक मंत्री जी की मसाज वगैरह की कुछ पिक्चर्स आई थी। देखिए, लेकिन ताकत आप कितनी भी ले लें, डर उस आदमी से लगता है जनता जिसके साथ, अवाम जिसके साथ, उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा आदमी भी डर रहा है, और खुद को तानाशाह बना चुका आदमी भी डर रहा है। इमरान खान का कोई इलाज कर। कोलकाता से बड़ी खबर इस वक्त आपको मैं दे रहा हूं। कोलकाता में एसआईआर के काम में लगे हुए ब्लॉक लेवल अफसर जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएलओ ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की है। तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है और उस वक्त इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा की थी कोलकाता पुलिस से और तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि हमारे अधिकारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और एक दूसरा कार्यालय दिया जाए हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उनको काम करने के लिए। लेकिन आप फिर देख रहे हैं बीएलओज वहां रह रहकर ऐसा प्रदर्शन कोलकाता में करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि बहुत जल्दबाजी में एसआईआर की कार्रवाई हो रही है और इन पर बहुत दबाव है। और टीएमसी एक आंकड़ा देती है कि 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है अभी तक दबाव की वजह से, कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है। और इस वक्त ओंकार सरकार हमारे सहयोगी फोन पर हैं। ओंकार, क्या ये लोग कह क्या रहे हैं? इतना हंगामा हम देख रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओस का। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एक मंच लगा के वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी पूरा काम ये चल रहा है एसआईआर का काम, ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और जिसके लिए बीएलओस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है। तो इस प्रेशर को ना हैंडल करने के वजह से कई सारे बीएलओ का मौत हो चुका है, कुछ सुसाइड भी कर लिया है। तो इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी जैसे कि देखा गया, जब विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी वो डिपुटेशन के लिए पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर पे,
तब शुभेंदु अधिकारी को देखते हुए बीएलओ आगे गए और आगे जाते हुए वो लगातार धरना प्रदर्शन किए। जैसे कि सबसे पहले तो विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी लगातार। तो ये बीएलओ जो है ये कह रहे हैं कि एसआईआर में बहुत जल्दबाजी हो रही है, बहुत दबाव है, इसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग ने मंच लगा रखा है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट के लिए। और आगे देखिए, एसआईआर पर ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए ये कहा गया है कि हम पर जो वोट काटने का आरोप लगा रहा है विपक्ष या ऑपोजिशन की पार्टियां, ये आरोप गलत है और बढ़ा चढ़ाकर हमारे ऊपर गलत काम करने का जो है ये आरोप मढ़ा जा रहा है। लिस्ट रिवीजन के दौरान फर्जी वोट कटते ही हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट तो कटेंगे ही, जो भी फर्जी वोटर मिलेगा उसका वोट काटा जाएगा। और बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और ये सब कुछ सियासी हित साधने के लिए किया जा रहा है। ये झूठे इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि ये सियासी पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। और अगर आपको सही शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए तो एसआईआर जरूरी है। यह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। पहले भी जरूरत के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ही वोटर लिस्ट का रिवीजन जो है वो कराया गया है। अतुल भाटिया इस पर आपको और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने। और अतुल, बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर सांसद डोला सेन जो हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइल किया है, जिसमें कहा गया है कि बड़ा चढ़ाकर चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताई जा रही है और सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सेट करने के अंदर लगे हुए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जो टीएन शेषन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके हक में यह फैसला सुनाया था। और अब जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भी पूरी प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है। जो भी गलत वोटर हैं उनको हटाया जाएगा। एक पूरी जिस तरीके से पहले भी उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर यह पूरी एसआईआर की प्रक्रिया आधारित है। और जहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि 1962 से 66, 1983, 87, 1992, 1993, 2002, 2004 के वर्षों में भी इस तरीके की एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। तो इलेक्शन कमीशन लगातार, क्योंकि कई हमने देखा कि देश भर में जितनी भी स्टेट के अंदर चुनाव हुए थे वहां पर इस तरीके की एसआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। और अब जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो जनहित याचिका लगी थी उसके जवाब में ईसीआई ने यह जवाब यानी कि एफिडेविट अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग पहले यह भी कह चुका है कि पात्र व्यक्ति ही वोटर बन सकता है और भारत का नागरिक ही वोटर बन सकता है। इसलिए नागरिकता की जांच करना यह भी हमारे काम के दायरे के अंदर जो है वो आता है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले भी कोई रोक नहीं लगी एसआईआर के काम पर। अवधेश जी, एक आधार का ही तो मामला हुआ कि आधार भी मानिए, एक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन आधार भी उसके कानून के तहत मानना है। जो आधार कार्ड है उसको विचार करिए, लेकिन आधार कार्ड पर लिखा ही है कि वो नागरिकता कानून नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सामान्य धरना प्रदर्शन पर तो मुझे समस्या नहीं होती। मैं कम उम्र से बंगाल जाता रहा हूं, वहां सबसे ज्यादा मैंने जीवन में धरना प्रदर्शन के शॉट लगा वो चलते रहते थे। उसी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन ये जो धरना है ये इसलिए हैरत में डालती है कि बीएलओ का काम इतना कठिन नहीं है। आपको फोन करते हैं, आपके गांव में आपके पास आ रहे हैं, बीएलओ सहयोग कर रहे हैं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है, जगह जगह भरा जा रहा है। इस प्रकार का कठिन काम है ही नहीं जैसे बताया जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार करवा रही है। बिल्कुल, ये जो ममता बनर्जी, आखिर हम लोग पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे थे, क्या बंगाल को भी पाकिस्तान की तरह बिना रूल बिना संविधान का वो राज्य बनाना चाहती है एक मुख्यमंत्री? एसआईआर में उनको समस्या क्या हो रही है इस समय? शर्म नहीं आती है कि आपके राज्य से लोग बाहर जाके निकल रहे हैं सीमा पर और कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी घुसपैठिया हूं और मैं यहां वोट डाल रहा हूं, 20 साल से यहां हूं? क्या किसी दूसरे देश में इस प्रकार की सरकार होगी उस पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं हो सकती है? और एसआईआर का जो लक्ष्य है वो एसआईआर के दो बड़े लक्ष्य हैं। इस देश में सभी की मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची होनी चाहिए
केवल इसीलिए नहीं है कि आप म्युनिसिपल के लिए अलग बनाने लगते हैं, स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए अलग बनाने लगते हैं, लोकसभा के लिए अलग बनाने लगते हैं, जी। और फिर देश को एक चुनाव की ओर भी बढ़ना है। चलिए, तो वो एसआईआर तो सबके हो रहा साथ- है, चाहे बीएलओ के विरोध के बावजूद कह लें या चुनावी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध के बावजूद कार्रवाई तो चली रही है, उस पर कोई रोक नहीं से लगी बीजेपी नहीं। अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य का बड़ा मजेदार बयान आया है। क्या उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो दिल्ली में बैठ के मजे कर रहे हैं और यहाँ एसआईआर के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। ज्ञानेश कुमार यहाँ आकर बैठे देखे कि ममता बनर्जी कैसे बीएलओ से फर्जीवाड़ा करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली छोड़ के यहाँ आके काम हाँ, करें। ये चलिए, ठीक है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य कह रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, आगे बढ़ता हूं, बहुत खबरें में बाकी हैं। प्रोफेसर साहब, इसी खबर, मैंने ऐसी खबर आज तक नहीं देखी सर अंतर्राष्ट्रीय। मैंने दुनिया में डिक्टेटर हर हुए, अरे ऐसे ऐसे डिक्टेटर हुए जिनके लिए आम इंसान की जिंदगी तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन फिर भी जो अभी आप खबर सुनने जा रहे हैं, ऐसा मैंने कभी कोई खबर नहीं सुनी। और अभी बात हो रही थी हमारे देश में लोगों का अधिकार, क्यों लोकतंत्र जरूरी होता है, डेमोक्रेसी में एक आवाज की कीमत, एक वोट की कीमत। जापान की खबर सुनिए आप। जापान में अभी प्रधानमंत्री बदली है, पहली बार जापान को एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान की सरकार ने अपने देश में मुसलमानों को दफनाने के लिए जमीन देने से, कब्रगाह देने से, कब्रिस्तान बनाने से इनकार कर दिया। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान जो भी यहां पर हैं, पहली बात तो उनका कहना हमारे तो नहीं, जो यहां पे हैं वो किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, उस शव को अपने मूल देश ले जाएं और वहां दफनाएं। सोचिए, जापान में करीब 2 लाख आबादी हो गई है मुसलमानों की, और जापान में जमीन की बड़ी कमी है। छोटे छोटे द्वीप ही तो हैं, जमीन की भारी बड़ी कमी है। पर जो डेंसिटी है वहां की, शहरों में आप पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो जापान में है। टोक्यो तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा हम जमीन नहीं दे सकते साहब, दफनाने के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जापान में बौद्ध धर्म का और शिंटो धर्म का प्रभाव है। 99% से ज्यादा वहां पर अंतिम संस्कार जो होते हैं वो शवदाह के माध्यम से होते हैं, ऐसे हिंदुओं में होता है, शव को जलाया जाता है। तो इसीलिए मुसलमानों के रिचुअल्स को लेकर जापान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर मुसलमान को मृत्यु के बाद दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, वो अपने मूल देश चले जाएं। और नीचे की जो हमारे जो प्रवासी मुस्लिम समुदाय हैं और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो है बन गया है, क्योंकि इस्लाम में अंतिम संस्कार में शवों को दफनाना ही एकमात्र रिवाज है। अब आप सोचिए, ऐसे में जापान में मुसलमानों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। क्या वाकई उनको, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं वहाँ, तो वो किसी की मौत हो जाए तो उसको पाकिस्तान को डेड बॉडी लेकर वापस उसको आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं हो जाए? भारत में तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कोई देश ये फैसला करने के लिए भी तैयार है कि ये भी करना पड़ेगा और ये मेरे देश की अगर जरूरत है तो मैं ये भी कर दूंगा। मुझे लगता है अनहोनी सी बात नहीं, अनहोनी सी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जापान में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है। आप वहां पर धर्मांतरण नहीं कर सकते। ये भी नई बात है मेरे लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहां पर घुस करके धर्मांतरण नहीं करा सकते। कोई नहीं सकती है, नहीं करा नहीं सकते आप वहां पे, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। नहीं, मैं मर्जी से भी नहीं बदल सकता। देखिए, वहां पर धर्मांतरण प्रतिबंध है, कोई मर्जी तरजी की बात नहीं है। और यही कारण है कि 99% जो है वो अपने पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म में सुरक्षित रख सकता कुछ बीएचपी वाले देश हमारे भी यही चाहते हैं। नहीं, आपने देखा ना नेपाल के अंदर क्या हुआ। नेपाल के अंदर 3.25 करोड़ आबादी नेपाल के अंदर है। आज वहां कम से कम 46 लाख कन्वर्जन हो चुका है पिछले 17 साल के अंदर, और ये कराने वाला कौन है? सारे क्रिश्चियन मिशनरीज है। मुझे लगता है कि 2 मामलों पर यहां पर जापान को सोचना चाहिए। एक तो वे जो वहां के नागरिक हैं, नागरिकों के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ, उनका ये है, उनके लिए कोई जमीन की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए जहां पर उनको दफनाया जाए। जमीन की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो जमीन कुछ तो होगा ही। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन प्रवासियों के लिए तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक काम करना चाहिए, क्या उनके आने और जाने का खर्चा वहां की सरकार उठाएगी? वो भी अलग बात है, लेकिन जो आपने दोनों बातें बताई, लेकिन मृत्यु के बाद कब्रिस्तान और नहीं बनेंगे, और दूसरा आपने कहा धर्म परिवर्तन जापान में नहीं होता। इसकी सीख क्या है कि वो अपने हेरिटेज बचाने के लिए एक्सट्रीम पे जाने को तैयार है? इसकी सीख बहुत सिंपल है। और वो सीख सिर्फ आज नहीं, अब यूरोप भी कर रहा है। यूरोप अपने यहाँ वीजा रूल्स को टफन क्यों कर रहा है?
जर्मनी क्यों नहीं कर रहा है कि हम पहले अफ्रीकन वगैरह आ जाए? फ्रांस क्यों कह रहा है कि अफ्रीकन को हम अपने यहाँ अब आने नहीं देंगे? अमेरिका क्यों कह रहा है कि हम प्रवासियों को यहां से बाहर भेजेंगे? जिस बात को हम यहां कहते आ रहे थे और यूरोपियन बहुत सेलिब्रेट करते थे, मल्टीकल्चरिज्म, आज उसी को वो धकता बता रहे हैं। अपने जब आपकी डेमोग्राफी में चेंज होगा तो आपकी संस्कृति में भी चेंज होगा, आपके पॉलिटिकल डायनेमिक्स में भी चेंज होगा। ऐसे तो कोई मुसलमान भी नहीं है सर, वहाँ 2 लाख ही मुसलमान है। नहीं, 2 लाख में मुसलमान, 2 लाख मुसलमान यदि मल्टीप्लाई करके यदि 10 लाख मुसलमान होने में क्या नहीं? मुसलमानों पर एक जापान की रिपोर्ट आई थी कि 2010 में इनकी संख्या 1,10,000 थी, अब 2,30,000 हो गई है। हालांकि ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं है, उसमें लिखा था कि धर्म इकोनॉमिक पर आया था कि 50,000 लोगों ने जो है धर्म बदला है। अब इस समय क्या है कि उनकी जब आबादी बढ़ गई है तो मांग बढ़ रही है, 110 मस्जिद वहां बन गए हैं, उसके विरुद्ध भी एक वातावरण है, और जो मजार बन रहे हैं उसके विरुद्ध भी वातावरण है। तो वहां एक अच्छा, ये जापान अकेला नहीं, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि आप बुर्के पहन के नहीं चल सकते हैं, आप मस्जिद का लाउड स्पीकर इस ढंग से नहीं बजा सकते। फ्रांस में हुआ है, न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। तो ये जो इस समय हमारे देश के मुसलमान भले कहें, लेकिन इस समय मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया में जो देश है नए सिरे से सोचने लगे, एक असहजता पैदा हुई है। तो उसकी परिणति कि भैया भविष्य में ये देश जो है कब्रिस्तान का और मजार का देश न बन जाए, जमीन बचाना है तो पहले ही इसके लिए सचेत हो जाए। चलिए सर, ये भी मतलब दुनिया में किसी देश में ऐसा भी हुआ, ये भी आपको बताना जरूरी था। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हम कर लेते हैं। अफगानिस्तान को किस बात का डर लग रहा है? अफगानिस्तान ने दावा किया है कि अभी वॉशिंगटन में अमेरिका में नेशनल गार्ड पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके पीछे जो आदमी पकड़ा गया वो है अफगानिस्तान का मूल नागरिक, वहां शरणार्थी था। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वो व्यक्ति पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। अफगान दूतावास का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगान सरकार को बदनाम करने के इरादे से वॉशिंगटन की घटना को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यह डेवलपमेंट अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हमले के बाद आपको मालूम है ट्रंप ने अफगानिस्तान से आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, किसी भी व्यक्ति के आने पर। और पाकिस्तान ने क्या किया, उसने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और आपकी तरह हम भी अफगान धरती से होने वाले आतंकवाद के पीड़ित हैं। तो अब अफगानिस्तान को लग रहा है कि ये सब मिलकर एक भूमिका बनाकर हम कुछ मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं जी। वहां के स्टेट सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इसका जो रेडिकलाइजेशन है वो पहले से नहीं है, यहाँ होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन है, यानी अमेरिका के ही लोगों ने उसको इस प्रकार से रेडिकलाइज किया। अफगानिस्तान कह रहा है कि आईएसआई ट्रेंड आदमी है। देखिए, आईएसआई को लेकर कभी हैरान नहीं होना चाहिए। उनका मूल धर्म कह लीजिए, धर्मी आतंकवाद है आईएसआई का। और यदि आपको याद हो, पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, उसको बढ़कर आगे कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म की ज़मीन है। समझे? तो और ये हो सकता है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश हो सकती है, अफगानिस्तान का अपना एक दावा हो सकता है। लेकिन मैं बताएं, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसका कोई आईएसआई लिंक निकलता है इस टेररिस्ट का, ट्रंप सरकार उसको बताएगी खुल के कि नहीं बताएगी। पाकिस्तान उनके उसमें है, ब्लू आइड लोगों में से। पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका जिस तरह वो दूसरी जगह यूज करने के लिए उसको काम में लेना है वो कर रहे हैं। और मान लो यहाँ पर पता भी चल गया तो अफगानिस्तान के बहाने से अफगानिस्तान पर रोक लगाएंगे। पाकिस्तान के साथ वो अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। इस सब के बहाने अमेरिका घुसेगा क्या अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में घुसेगा, अमेरिका घुसेगा, बिल्कुल। इसीलिए वो इस बात को यहाँ तक आगे बढ़ाया गया कि अफगानिस्तानी है, अफगानी है, और वो सारा काम है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी अमेरिका नहीं करने वाला। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका, ये साबित भी हो जाए कि इसमें आईएसआई का हाथ तो साबित कैसे होता है? साबित तो अमेरिका की तय करना ना, ये सब आप ऐसे कह रहे हैं सब कुछ है, वो फैक्ट्स की, हाँ फैक्ट्स की बात थोड़ी होती है। साबित तो वहां करना है यूएस के मतलब ये ना हो कि एक बार फिर हमारी पड़ोस तो हमारा ही है, और हमारी दोस्ती भी चल रही है आजकल अफगानिस्तान से, तो इसलिए फिर वहां फिर जो है ट्रंप साहब कुछ करने काम ट्रंप साहब तो आने के लगे हुए 20 साल के बाद 22 साल के बाद तो तुम निकले हो वहां से, 21 साल से 20 साल 2002 से 2020 साल। फिर आना तो चाहते ही है ना कि भैया वो बहुत बुरा होगा ये, यहाँ इस एरिया के लिए बड़ा बुरा होगा। आगे देखिए आप, अब जहां शांति कराई ट्रंप ने वहां का हाल। इजराइल के प्रधानमंत्री, अच्छा पहले ये उनसे जुड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्होंने उसके लिए अब ऑफिशियली अपने राष्ट्रपति से
माफ़ी की मांग की है कि मुझे पार्डन कर दिया जाए। अच्छा, उनके केसेस जो हैं 6-8 साल पुराने हैं, भ्रष्टाचार के, करप्शन के केसेस हैं, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने ये केसेस खत्म करने के लिए और खुद को पार्डन करने के लिए, क्या शब्द होता है सर हिंदी में उसके लिए, मतलब माफी, मुझे हाँ माफी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को सजा दी है उसको भी राष्ट्रपति माफ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को उन्होंने माफीनामा लिख दिया है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये 10 साल पुराना मामला है और इस बार उन्होंने बोला वैसे तो मैं अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, लेकिन ये जितना अहम वक्त चल रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम घिरे हुए हैं इस वक्त अपने दुश्मनों से और हम लड़ रहे हैं उनसे, मुझ पर ये अदालत ने जो है कंडीशन थोप दी है कि मुझे हफ्ते में 3 बार अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हफ्ते में 3 बार अदालत जाऊं, क्योंकि मुझे इस वक्त देश के लिए बहुत काम करना है, बहुत टाइम डिवोट करना है, तो मुझे माफ कर दिया। इसमें कैच क्या है कि जब ये पीस अकॉर्ड कराने के बाद ट्रंप आए थे इजराइल की पार्लियामेंट में, तो वो उन्हीं राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर के उन्होंने कहा था देखो कितना अच्छा आदमी है ये सामने नेतन्याहू, आप इसको माफ क्यों नहीं कर देते। तो ये उनकी पैरवी तो 1 महीना पहले ट्रंप जाके कर चुके, अब जाके माफीनामे की चिट्ठी जो है वो भेजी है उन्होंने सभी। नहीं, और ट्रंप साहब तो धमकी दे चुके हैं कि भाई अगर माफ नहीं करोगे तो हमारा अरबों रुपया जो हम इजराइल को मदद करते हैं वो हम बंद कर देंगे, और नेतन्याहू ने जो इजराइल के लिए किया है वह वहाँ के राष्ट्रपति को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इसकी संभावना बहुत कम है कि उनको सजा होगी। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, वहाँ विपक्षी जो पार्टी है वो खड़ी हो गई है कि इस तरीके से माफी नहीं दी जा सकती। अब ये देखना होगा कि वो अमेरिका के दबाव में या नेतन्याहू का जो अभी फिलहाल जो प्रदर्शन रहा हो, जिस तरीके से वो गाजा पर लगा, हैरानी भी हुई क्योंकि आदमी की छवि में ऐसी समझता नहीं था, रिश्वत लेने का आरोप है। हाँ, लगा हुआ है इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर भी आरोप है, इनके बेटे के ऊपर भी सरकार में कई डिसीजन को प्रभावित करने का आरोप लगा हुआ। हालांकि इनका बेटा भी विदेश में रह रहा है, पहले सेना में चले गए थे, अब विदेश में चले गए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल नेतन्याहू को अपने घर पर भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ा, एक संकट है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी एकजुट हो गई है कि अगर उनको राष्ट्रपति देंगे तो उसके खिलाफ बड़ा लेकिन ट्रंप का पहले पैरवी कर देना, फिर इनका अब ये चिट्ठी भी लिख देना, इसका मतलब ये बातचीत तो सब पहले हुई चुकी होगी और माफी इनको मिल जाएगी, लेकिन नेतन्याहू जी फ्री हो जाएंगे। लेकिन आज सर अगली खबर इससे जुड़ी बता के आ जाऊं, इससे जुड़ी हुई खबर है। इजराइल, अब नेतन्याहू ने किसको नहीं छोड़ा पिछले 2.5 साल में, हिजबुल्लाह को मारा लेबनान में, इन्होंने हमास को मारा, इन्होंने ईरान को जाके मारा। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक वक्त तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो संगठन फिर ख़त्म हो गया। और इन्होंने जब हसन नसरुल्लाह को मारा, सबसे ताकतवर आदमी जो था उस वक्त वहाँ के लेबनान की चुनी हुई सरकार से ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह, उसको मारने के बाद वो दोबारा खड़ा हो गया। और लेबनान की सरकार से इजराइल की शर्त ये थी कि अब आप दोबारा कभी इनको पनपने नहीं देंगे। लेकिन इनका जो नया चीफ था, हिजबुल्लाह का जो नए चीफ है नईम कासिम, उन्होंने इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए बने मिलिट्री चीफ की हत्या कर दी। अब ये जो नए हिजबुल्लाह के प्रमुख बने हैं, इन्होंने एक बार फिर बदले की कसम खा ली है और इन्होंने कहा है कि इजराइल का हमला सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे लेबनान के खिलाफ है, और इसके लिए समय का चयन हम करेंगे कि इस मौत का बदला हमें कब और कैसे लेना है। तो मतलब सर हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। देखिए, हिजबुल्लाह खत्म भी हो रहा है। पहली बात तो कि जो उनके माफीनामा का है, आज तक इजराइल के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा संभवतः होगा नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा है कि हमने ऐसा आवेदन उनसे प्राप्त किया है, लेकिन अभी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, देखिए, हिजबुल्लाह को आप खत्म कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का कमिटमेंट क्या है। हिजबुल्लाह और जितने आतंकवादी संगठन हैं उनका एक ही मकसद है, इजराइल का अस्तित्व नहीं है, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका वॉर ही किसके खिलाफ है, वो पूरे देश के खिलाफ है। तो ऐसे में लेबनान हो चाहे वो सीरिया हो, ये जितने कंट्रीज हैं, या जॉर्डन के साथ तो इनके अच्छे संबंध हो गए, लेकिन ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो काम करते रहेंगे, पूरी तरह खत्म मारते रहेंगे, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। इजराइल लड़ता ही रहेगा जो हमास के लिए भी हम एक खबर लड़ ही रहा है। बांग्लादेश की खबर लगा दीजिए, क्योंकि बहुत अहम खबर जो है, और ये कभी भी एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना तो यहां भारत में है, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वहां 2 ही पार्टियों की लड़ाई थी, शेख हसीना की पार्टी और खालिदा जिया की पार्टी BNP। खालिदा जिया बहुत बीमार हैं, क्रिटिकल अवस्था में हैं, हॉस्पिटल में हैं, और मतलब
कोई कह नहीं रहा है खुल के, लेकिन इस वक्त शायद उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि कभी भी खबर आ जाए, बुरी खबर कभी भी उनके सेहत को लेकर के आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचें कि वहां चुनाव में बचेगा कौन? बीएनपी लीडरलेस हो चुकी होगी। वही मैं कह रहा हूं, खालिदा शेख हसीना की पार्टी चुनावों में बैन है, तो क्या ये जमाते इस्लामी या वो जो छात्र परिषद एक नई जो बनी थी युवा लोगों की, केवल वो बच्चे से टाल भी सकते हैं। अरे अच्छा, हाँ, ये मोहम्मद यूनुस को एक और मौका मिल जाएगा कि टाल दीजिए कि भाई अभी वहां पर स्थितियां ऐसी नहीं है। तो टालने का भी फायदा जमाते इस्लामी चाहता है कि वहां पर चुनाव जल्दी से जल्दी हो सके, और जिसे आप कहते हैं ना, वहां का जो जेनजी जिसने ये रेवोल्यूशन किया वो भी चाहता है कि सर। और ये खबर जैसे ही आई है कि खालिदा जिया को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई, पार्टी के गुटों में झगड़े शुरू हो गए। नहीं तो जाहिर है कि ये खालिदा जिया की पार्टी भी उतनी ही कट्टरपंथी है। ये जब सत्ता में रही है, इसने वहां के आतंकवादियों को, जमाते इस्लामी को काम करने की खुली छूट दी है, तभी इनकी सत्ता रही है। ऐसी नौबत आ गई थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वहां सार्क समिट में अपना जाना रद्द कर देना पड़ा था। तो इसलिए वो उनकी पार्टी कोई उस रूप में नहीं है इस समय। चूंकि एक जेनजी का आंदोलन हुआ है, उसमें एक चेहरा है, सबको मालूम है कि आएंगी तो वो कट्टरपंथियों का ही साम्राज्य रहेगा। तो इस समय उनको सपोर्ट मिल रहा था, मरने के बाद ये भी विखंडित होगा। बांग्लादेश का क्या होगा ये इस समय कहना कठिन है बांग्लादेश, लेकिन एक और बहुत विकट परिस्थिति, इससे एक और अस्थिरता पैदा जरूर हो जाएगी, जरूर वहां की पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में।